Hello friends, myself Professor Rakesh Mishra. By qualification, I am a chartered accountant and I have been into teaching for more than 11 years. आपका जो ये पेपर 4 है फाइनल सीए लॉ, ये मैं लगभग more than 11 years से पढ़ा रहा हूँ. प्लस आई ऑल्सो टीचेस पेपर 6D जब से वो आपके सिलेबस में इंसर्ट हुआ है तब से. एंड आई वेलकम यू ऑल टू जेके शाह क्लासेस. अब ये रिवीजन लेक्चर में मैं सेबी एक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ. अब मेरे बच्चों, जब मैं सेबी एक्ट आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ. अगर आप पास एग्जाम का ट्रेंड खोल के देखोगे तो सेबी एक्ट पूछा ही नहीं है. आप समझो, लगभग ना के बराबर पूछा. आप अगर आप वेटेज देखोगे तो, और ये आपके मॉड्यूल में देखोगे तो एकदम महासागर जैसा डाला हुआ है. अब तुम्हारे पास दो चॉइस है. सर नहीं पूछा, छोड़ देते, इतना बड़ा कौन पढ़ेगा. या तो पूरा पढ़ो, लेकिन इतना टाइम डाल के फिर वेरी विल एंड अप. आप समझ रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आज तो पढ़ लोगे, लेकिन एग्जाम के टाइम पे फिर रिवाइज भी करना है. ना छोड़ सकते हो, ना पूरा डालने के लिए उतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो. तो क्या करना है, तो मैंने क्या किया है, अब इसके एग्जाम क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि उसमें आप देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चंस का ट्रेंड देखोगे तो 3 से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, अब 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो मैंने इस तरीके से पूरे टॉपिक को ड्राफ्ट किया है कि आप वो रेलेवेंट, सारा कुछ रेलेवेंट जो मटेरियल है वो सारा आप कर लेगा और वो सारा आपका हो जाएगा. और आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है वो भी पढ़ लोगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपका लिमिटेड टाइम में कंप्लीट भी हो जाएगा, कुछ छोड़ना भी नहीं पड़ेगा. और गलती से एग्जाम में आ गया तो आप जितना मार्क्स का वेटेज है उसमें सारा मटेरियल चीज़ आप लिख पाएगा. तो मैंने इसका ख्याल रखा है. अब ये रिवीजन में शुरू करने वाला हूँ और मैं इसमें ऑब्वियसली ना बहुत ज़्यादा टाइम डालूंगा ना एकदम कम, बट आई विल ट्राई टू कवर मेजॉरिटी ऑफ द चंक. जब ये चैप्टर खत्म होगा तो आप देखोगे तो आपके मॉड्यूल में लगभग मैं सब कुछ खत्म कर दिया रहूंगा इन अ लिमिटेड टाइम. ऑब्वियसली अब 2-4 चीज़ एकदम इमटेरियल है उसको मैं छोड़ दूंगा, बट अदरवाइज मैं सब रिवाइज करवा दूंगा. आप एकदम आराम से बैठते जाओ. इन नेक्स्ट 1.5 आवर में तुम्हारा एकदम बढ़िया वाला रिविजन हो जाएगा, काफ़ी कुछ तुमको याद भी हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सेबी एक्ट 1992. अब ये एक्ट कब आया बेटा? 1992 में आया. इसके पहले क्या होता था? इसके पहले इनका जो काम है, जो सेबी ने फॉर्म किया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये काम कौन करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट करता था. अब इनका एग्जैक्टली काम क्या है? इंटरमीडियरीज को कंट्रोल करना. ये फ्लो दिया है टॉपिक का, तो वो अंदर पढ़ाते जाऊंगा तो दिखाऊंगा. इंटरमीडियरीज को कंट्रोल करना. ये इंटरमीडियरी वर्ड से क्या फीलिंग आता है? तो बेटा इंटरमीडियरी वर्ड से ये फीलिंग आता है कि जो बीच के लोग हैं. अब बीच का लोग कौन है? तो जब कोई कंपनी है, अगर वो पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है तो डायरेक्टली रेज नहीं कर सकती है. उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ लोगों के बीच में फिल्टरिंग सिस्टम है जो इनके थ्रू ही वो जाता है. ठीक है, तो दैट दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडियरी. इनको लाने के पीछे का इंटेंशन क्या है? इंटरमीडियरी को लाने के पीछे का इंटेंशन क्या है कि यार अगर कंपनी डायरेक्टली पब्लिक के पास जाएगा और पैसा रेज करेगा, उनके साथ गड़बड़ हो सकता है, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है. क्यों? हो सकता है फ्रॉड करके निकल जाए. तो इसीलिए कंपनी को ये इंटरमीडियरी बीच के लोगों से फिल्टर होके जाना पड़ता है ताकि ये लोग एज अ स्कैनर भी काम कर ले. समझ रहे हो? लेकिन अब चक्कर क्या है पता है क्या? अगर ये इंटरमीडियरी गड़बड़ करे तो आज एक लिस्टेड कंपनी है जो पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है, तो बीच में इंटरमीडियरी को डाल दिया. इसलिए डाल दिया कि उन लोग फिल्टर सिस्टम का काम करें, बट ये फिल्टर सिस्टम ही गलत निकला, तो इसी ने फ्रॉड कर दिया. तो क्या करेंगे? तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला कि अगर इंटरमीडियरी पब्लिक से रेज करना चाहती तो अगर लिस्टेड कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती तो इंटरमीडियरी विल वर्क लाइक अ फिल्टर, बट हम इंटरमीडियरी को भी कंट्रोल करने के लिए लॉ लाएंगे, और ये है सेबी एक्ट. सेबी एक्ट में जो सेबी फॉर्म हुआ है, कहते दे आर एक्चुअली गोइंग टू कंट्रोल इंटरमीडियरीज. जो लोग बीच में है, किसके बीच में है? कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के एंड इन्वेस्टर्स के. अच्छा, अब ये इंटरमीडियरीज में क्या क्या आ सकता है, तो कुछ एग्जांपल्स लिखा है मैंने आप लोग के लिए. क्या क्या आ सकता है मेरे बच्चों इसमें? इट इंक्लूड्स ब्रोकर. ब्रोकर क्या होता है आपको मालूम है? अगर मुझे आपको शेयर्स बाई सेल करना है, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते. इट हैज़ टू रूट थ्रू ब्रोकर. ठीक है, जैसे शेयर खान हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ये सब ब्रोकर कौन होता है? जो ब्रोकर के नीचे काम करते हैं, दैट्स सब ब्रोकर. जैसे मोतीलाल ओसवाल में बहुत लोग काम कर रहे हैं, दे विल बी ऑब्वियसली ब्रोकिंग का काम कर रहे हैं, दे विल बी सब ब्रोकर. शेयर ट्रांसफर एजेंट क्या होता है? इनका काम है शेयर्स का बाइंग सेलिंग कंट्रोल करने का. जैसे बाइंग सेलिंग जब हो रहा है तो सारा शेयर्स को डिलीवरी करने का और पेमेंट जिसने बेचा है उससे क्या बोलते हैं, जिसने शेयर्स बेचा है तो, और जिसने खरीदा उससे लेके जिसने बेचा है उसको देने का. ये काम कौन करता है? शेयर ट्रांसफर एजेंट. जैसे रिलायंस का कौन है? कार्वी. तो रिलायंस के जो भी शेयर्स बिकते हैं तो उसका डिलीवरी कौन करवाता है? कार्वी. एंड उसके सामने जो पेमेंट करवाना है वो भी कौन करवाता है? कार्वी. तो ये सब शेयर ट्रांसफर एजेंट है. फिर डिपॉजिटरीज. आपको पता होगा 2 डिपॉजिटरी है इंडिया में, NSDL, CDSL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड. ठीक है, सिक्योरिटी लिमिटेड नहीं है, सर्विसेज लिमिटेड. अब ये डिपॉजिटरी क्या करता है? आपके शेयर्स को डीमेट फॉर्म में होल्ड करता है.
अच्छा, डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दो वर्ड होता है, और डिपॉजिटरी तो दो ही है ना इंडिया में, NSDL CDSL। अब यार इतने सारे इन्वेस्टर्स है तो सबका डीमेट अकाउंट में कौन होल्ड करेगा, तो उनके नीचे जो लोग रहते हैं डिपॉजिटरी के नीचे, वो सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। इंडिया में देखा गया है कि बहुत सारे ब्रोकर्स खुद को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोल के भी रजिस्टर करते हैं। बाय द वे, एक मैं आपको बोल सकता हूँ ICICI डायरेक्ट, ICICI डायरेक्ट इज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। फिर आता है मर्चेंट बैंकर। ये मर्चेंट बैंकर कौन होता है? जब भी तुम पब्लिक इशू लेके आते हो तो शेयर्स में या कोई भी शेयर्स का डीलिंग करते हो, तो शेयर्स का डीलिंग में सारे लीगल कंप्लाइंसेस सब ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसका वॉचडॉग का काम करता है, ये होता है मर्चेंट बैंकर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होता है मेरे बच्चों? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, आप समझो मेरी बात, फॉरेन अभी जैसे लंदन हो गया, लंदन के बंदे लोग क्या करते हैं, वहां से पैसा रेज करके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो ठीक है, यू कैन कॉल देम एज अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड होता है, इंडियन लोगों से पैसा रेस करके इंडिया में इंडियन कंपनीज में डालता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करता है, फॉरेन से पैसा रेस करता है और वहां से पैसा लाने के बाद इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, दे आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या है? ये भी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड ही होता है जो नॉर्मल पब्लिक से पैसा लेता है और अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, बट ये नॉर्मल मतलब सारे पब्लिक से नहीं लेता, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से लेता है और ये रिस्की वेंचर्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, मतलब ये जो तुम बोल सकते हैं जो अलग टाइप का बिजनेस है, मतलब जो नॉर्मल बिजनेस से अलग है, नॉन कन्वेंशनल बिजनेस बोल सकते हो, उसमें इन्वेस्ट करता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है मालूम है आपको? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, खैर और भी स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में, ये दो तो नेशनल लेवल पे काम करते हैं, बाकी बहुत सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस है। अब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको इंटरमीडिएरी का दिया है। ये सारे लोग, आप मेरी बात को समझो, ये सारे लोगों को क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? इंटरमीडियरीज बोला जाता है। एक बार ध्यान से, क्या बोला जाता है? ये सारे लोगों को इंटरमीडियरीज बोला जाता है। ये सारे लोग काम क्या करते हैं? ये सब लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं जब लिस्टेड कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर रहा है तो, और इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए सेबी एक्ट के अंदर सेबी को बनाया और बोला सेबी विल गोइंग टू कंट्रोल देम, ताकि पब्लिक को फ्रॉड ना किया जा सके। अच्छा, अब सर 1992 के पहले कौन करता था ये सब? 1992 के पहले सेंट्रल गवर्नमेंट करता था, लेकिन क्योंकि मार्केट बहुत एक्सपांड हो गया, बहुत सारे फ्रॉड्स होने लगे, तो इनको कंट्रोल करने के लिए सेबी एक्ट बनाया। अब सेबी इज फुल्ली डेडिकेटेड टू दीज वर्क्स। ये लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर को भी एप्लीकेबल है। अब क्या प्रियम्बल है इस लॉ का? प्रियम्बल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। कहने से ये तो अपने को थोड़ा बहुत आइडिया लग ही चुका है, व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द लॉ। ये कहने से आप समझो मेरा बात, व्हाट इज द प्रियम्बल ऑफ द लॉ। तो ये जब हम लोग ने, अब समझो, ये जब हम लोग ने लॉ फॉर्म किया है, जब ये लॉ हम लोग ने फॉर्म किया है, तो इसके पीछे का बेसिक पर्पस क्या है, बेसिक इंटेंट क्या है? लेट्स लर्न दैट। सबसे पहला इंटेंट है टू डेवलप सिक्योरिटी मार्केट। क्या बोला मेरे बच्चों मैंने? टू डेवलप सिक्योरिटीज मार्केट। इस सिक्योरिटीज मार्केट को कैसे डेवलप करा जाता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। और क्यों डेवलप करना है समझो। सबसे पहले कोई भी देश में कैपिटल फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। कोई भी देश बनता है तो दे वांट कि कैपिटल फॉर्मेशन हो। अब ये कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? तो जब पब्लिक इन्वेस्ट करेगा। पब्लिक कब इन्वेस्ट करेगा? जब दे विल फील सिक्योर। और इसीलिए इन लोग क्या करते हैं, इन्होंने इंटरमीडिएरीज को बोला हम लोग तुमको कंट्रोल करेंगे। रेगुलेट करना मतलब कंट्रोल करना। अच्छा, किसी को कंट्रोल करने के लिए उसको अपने पास रजिस्टर करवाना जरूरी है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर नाम पढ़ाया था, ये सब इंटरमीडिएट है, ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, मर्चेंट बैंकर, ये सब कौन है? इंटरमीडिएरीज है। तो इनको कंट्रोल करना जरूरी है ताकि इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, सो दैट इन्वेस्टर्स को सेफ फील हो, सो दैट उन लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, सो दैट स्टॉक मार्केट डेवलप होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा देश में, विच इज गुड फॉर द नेशन। तो ऑब्वियसली किसी को कंट्रोल करना है तो उसको अपने पास रजिस्टर होना पड़ता है, और इसीलिए जो भी मैंने ऊपर नाम लिखा है, इनको जो भी काम करना होता है तो दे हैव टू फर्स्ट गो एंड देमसेल्फ दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड विथ हुम? दे हैव टू गेट रजिस्टर्ड विथ सेबी। उनको खुद को किसके पास रजिस्टर करवाना पड़ता है? सेबी के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। क्लियर है ये? अच्छा, इसके बाद टू प्रोटेक्ट और ये सब क्यों करना है? ताकि इंटरमीडिएरी फ्रॉड ना करे। सो टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के राइट्स को क्यों प्रोटेक्ट करना है? ताकि दे विल फील सेफ, दे विल इन्वेस्ट इनटू द मार्केट। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट डेवलप होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा एंड ऑब्वियसली तुम्हारा देश का भला होगा। और इससे जुड़े हुए जो भी काम है वो सब कर सकता है, एनीथिंग विच इज एंसिलरी और इंसिडेंटल दैट हो। फिर ऑब्वियसली सेबी इज अ आर्टिफिशियल बॉडी। तो सेबी अगर हमने फॉर्म किया है तो सेबी में लोग होंगे जो काम करेंगे। तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेबी? सेबी में कौन से लोग होंगे जो काम करेंगे? व्हाट इज द
कॉम्पोजिशन ऑफ सेबी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले बोला है चेयरपर्सन। ए चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन जो सेबी का मुखिया होता है, सेबी का सबसे टॉप बंदा होता है, दैट्स अ चेयरमैन। अच्छा, इन सबको अपॉइंट कौन करेगा? इन सबको अपॉइंट कौन करेगा? तो दिमाग लगाओ, जिसने जन्म दिया है वही अपॉइंट करेगा। तो इन सबको अपॉइंट कौन करेगा? सीजी। ये मैं ये बोल रहा हूँ, इसका भी एक एक्सेप्शन है, बट ये नॉर्मली अपॉइंटेड बाय, इसके जो लोग होते हैं वो सब कौन अपॉइंट करता है? सीजी। मतलब चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा? सीजी। दूसरा बोला है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा। नॉर्मली ये कौन हो सकता है? ये नॉर्मली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरीज होते हैं। सर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सेक्रेटरी कौन होता है मेरे बच्चों? तो यार ये लोग आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो यूपीएससी एग्जाम पास करके फिर सबसे जब आईएएस चूज करते हैं और टॉप पे जाते बिकम सेक्रेटरी। नॉर्मली इनको रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता है यहाँ पे। फिर बोला रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आरबीआई, आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, अब देखो सीजी नॉर्मली अपॉइंट करेगा, मतलब चेयरमैन को सीजी अपॉइंट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सीजी, लेकिन आरबीआई और एमसीए को भी सीजी, लेकिन आरबीआई इंडिपेंडेंट बंदा है तो आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव तो ऑब्वियसली आरबीआई खुद अपॉइंट करेगा। फिलहाल आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो या तो वो आ जाएंगे या तो उनके बिहाफ में कोई और आ जाएगा, वो सब। फिर बोला है 5 मेंबर्स, उसमें से 3 होल टाइम मेंबर होने चाहिए, मतलब 9 to 5 का जॉब वाला। बोलने के लिए बोलता हूँ 9 to 5, उनका कुछ भी टाइमिंग हो सकता है। तो 5 मेंबर होंगे जिसमें से 3 होल टाइम मेंबर होंगे। अच्छा, इनको भी कौन अपॉइंट करेगा मेरे बच्चों? इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। टोटल कितने मेंबर्स आ गए बेटा? एक तो चेयरमैन आ गया, एक वो हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का 1 मेंबर, 2 वो हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का 1 मेंबर, 3 वो हो गया, आरबीआई का 1 रिप्रेजेंटेटिव 4 वो हो गया, और 5 मेंबर 9 हो गया। सर वो 5 में से ही 3 है। अच्छा, तो 2 पार्ट टाइम मेंबर्स चलेंगे? हाँ चलेंगे। सर ये 5 मेंबर्स कौन से फील्ड से आते हैं? डिफरेंट एक्सपर्ट से आते हैं। कोई फाइनेंस का स्कॉलर होगा, कोई लॉ का स्कॉलर होगा, कोई एकेडमिक का स्कॉलर होगा, अलग अलग फील्ड से आते हैं। अच्छा, तो इन सबको कौन अपॉइंट करेगा? सीजी, एक्सेप्ट आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव को छोड़ के। मैंने ये भी नोट्स में लिखा है। इसको एकदम कॉम्पैक्ट करके मैंने सब कुछ कवर कर दिया, एकदम फटाफट हो जाएगा। फिर अगला आता है रिमूवल ऑफ मेंबर ऑफ सेबी। सेबी के मेंबर्स को निकाला जा सकता है, ये डेफिनेटली निकाला जा सकता है। कौन से ग्राउंड पे उनको हम निकाल सकते हैं? मेरी बात को समझिए, कौन से ग्राउंड्स पे आरबीआई के मेंबर्स को निकाल सकते हैं? तो सबसे पहला बोला, अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है तो निकाल सकते हैं। तो ही इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। कब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है? एट एनी टाइम। मतलब देखो, अब तुम कंपनी लॉ में बहुत जगह पे 5 ईयर्स पढ़ा है तो तुम्हारे दिमाग में बैठा रहता, तो मैंने ये कर दिया। एक्ट में लिखा हु इज और हैज बीन डिक्लेयर्ड एडजस्ड एज इंसॉल्वेंट, इसका मतलब होता है डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। इस लाइन का मतलब समझो। डिक्लेयर्ड मतलब क्या? किसी का इंसॉल्वेंसी चल रहा है, कोर्ट ने अभी तक उसको कन्विक्ट नहीं किया है, ही कैन कंटिन्यू एज अ मेंबर ऑफ सेबी। कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया, अब वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। अच्छा, इसके बाद वो कब नहीं बन सकता? पूरी जिंदगी नहीं बन सकता है। मान लो आफ्टर सम ईयर्स इंसॉल्वेंसी से उसको डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं बन सकता। मतलब जिंदगी में कभी भी तुम अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है तो तुम उस केस में सेबी का मेंबर नहीं बन सकता है। क्योंकि यार, जो इंसान खुद के फाइनेंशियल्स को नहीं संभाल सकता है वो इंसान कंपनी के फाइनेंशियल्स को क्या, मतलब दूसरे कंपनी के सिक्योरिटी मार्केट को क्या संभालेगा? फिर बोला अनसाउंड माइंड। अगर कोई पागल इंसान डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, अनसाउंड माइंड, तो वो भी नहीं बन सकता है कभी भी, एट एनी टाइम। अब नॉर्मली कोई पागल बन गया तो ठीक होना तो वैसे भी मुश्किल ही है, हाँ, लेकिन ठीक है, एनी टाइम लिख के रखा है। फिर कन्विक्टेड मॉरल टर्पिट्यूड। कन्विक्टेड का मतलब होता है प्रूवन गिल्टी। ये मतलब कोर्ट ने मेरे को कन्विक्ट कर दिया कि देख तू क्या है, तू मॉरल टर्पिट्यूड में कन्विक्टेड है, ठीक है। मॉरल टर्पिट्यूड क्या होता है बेटा? अभी एक केस हुआ था दुर्गा देवी सिंह का, उसमें बोला था एनी एक्ट अगेंस्ट ऑनेस्टी और मॉडेस्टी इज अ मॉरल टर्पिट्यूड। सर, ऑनेस्टी मतलब मैं चॉकलेट चुरा रहा हूँ, ऑनेस्टी के अगेंस्ट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आईसीआई के क्वेश्चन में है ये, शॉपलिफ्टिंग। तो मॉरल टर्पिट्यूड हो गया। ऑनेस्टी मॉडेस्टी के अगेंस्ट मतलब कोई लड़की जा रही है, उसको थोड़ा मैंने छेड़ दिया, वो लड़की जा रही थी, मैंने बोल दिया ए मन चली कहाँ चली, मॉडेस्टी के अगेंस्ट है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली आई नॉट डू इट। अगर कोर्ट ने मेरे को प्रूव कर दिया, मतलब कोर्ट में प्रूव हो गया कि मैंने ये किया है, कन्विक्ट हो गया, तो भी मेरे को निकाल दिया जाएगा। या अब्यूज हिज पोजीशन, मतलब मैंने ऐसा कुछ किया जिससे मैं अपनी इंडस्ट्री पे बैड नेम लेके आ रहा हूँ। एग्जाम्पल सर, मुकेश अंबानी रतन टाटा का मैं डिसीजन दे रहा था, जब टाइम खत्म हो गया तो मैं दोनों को बोल रहा हूँ चलो दारू पीते, आ जाओ मजा आएगा। अब कैसे मैं नाम खराब कर रहा हूँ अपने प्रोफेशन का, अब्यूज हिज पोजीशन। ये तो मैंने समझाने के लिए बोला कि कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे इसका नाम खराब हो रहा है, प्रोफेशन का, जो काम तुम कर रहा है उसका। तो बोला उस केस में भी उसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन निकालने के पहले उसको क्या दिया जाएगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इंडिया भाई नेचुरल जस्टिस है, तो ये 4 ग्राउंड पे तो सीधा निकाल सकते हो, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है।
कोई कंपनसेशन देने की जरूरत नहीं, सीधा निकाल सकते हो। कौन से 4 ग्राउंड? या तो अनसाउंड इंसॉल्वेंट हो गया कभी भी, या तो अनसाउंड माइंड है, या तो मॉरल टर्पिट्यूड में कन्विक्ट हुआ है, या तो अपने पोजीशन को उसने क्या किया है, अब्यूज किया है। क्लियर है ये? निकालने के पहले क्या करना पड़ेगा? निकालने के पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा। अच्छा, क्या मेंबर किसी दूसरे ग्राउंड, क्या सेबी उनको दूसरे ग्राउंड पे निकाल सकता है? यस सर, मतलब वो इनएफिशिएंट है तो निकाल सकता है, लेकिन इनएफिशिएंट हुआ, निकाल रहे हो, उसमें उसकी गलती नहीं है, जिसने अपॉइंट किया उसकी गलती है। तो अगर तुम दूसरे किसी भी ग्राउंड पे निकाल रहे हो, ऊपर के 4 ग्राउंड को छोड़ के, तो उनको निकालने के पहले तुमको उनको 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, ताकि वो 3 महीने में जॉब ढूंढ ले। तुम उनका मुंह ही नहीं देखना चाहते, बोलते हो अभी के अभी जाओ, तो कम से कम 3 महीने का सैलरी एंड अलाउंस है। तो अच्छा, सैलरी और अलाउंस वेरी स्पेसिफिकली लिखा है लॉ में, तो तुमको यही वर्ड यूज करना है। फिर बोला ये 2 पॉइंट हो गया, तो ये अलग अलग पॉइंट है बाय द वे। एक तो मैंने बोल दिया कि ये ऊपर निकाल सकते, फिर वो 4 ग्राउंड पे निकाल रहे तो बिना किसी कंपनसेशन या बिना कोई नोटिस वोटिस के निकालोगे। बाकी ग्राउंड पे निकाल रहे तो या तो 3 महीने का नोटिस दे दो, या तो 3 महीने का सैलरी एंड अलाउंस दे दो। अच्छा, वो खुद छोड़ के जा सकता है क्या? अलग पॉइंट है ये। रेलिंक्विशमेंट ऑफ ऑफिस एंड रेजिग्नेशन, खुद छोड़ के जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, अगर उसको लग रहा है रिजाइन करना है तो। लेकिन उस केस में उसको सीजी को 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। 3 मंथ्स नोटिस टू सीजी इज रिक्वायर्ड इन राइटिंग। क्यों? अगर तू छोड़ के जाना चाहता है भाई साहब, समझो मेरा बात, अगर तू छोड़ के जाना चाहता है भाई साहब, तो कहने से कंपनी को तेरे को क्या देना पड़ेगा? कंपनी को तेरे को राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा, सो दैट, अब मेरा बात समझो, सो दैट अगर कंपनी को राइटिंग में नोटिस मिल रहा है, एक कंपनी क्या करेगा मेरे बच्चों, आप समझना मेरा बात, कंपनी क्या करेगा मेरे बच्चों, राइटिंग में उसको नोटिस मिल गया, कंपनी दूसरे किसी बंदे को अपॉइंट कर लेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अच्छा, तो मैंने क्या क्या बोला? रिमूव कर सकता है 4 ग्राउंड पे नो कंपनसेशन, अदर ग्राउंड पे 3 महीने का सैलरी अलाउंस, या तो 3 महीने का नोटिस, खुद छोड़ के जा रहे हैं तो उसको सीजी को 3 महीने का नोटिस देना है। कितने टाइम के लिए अपॉइंट होंगे? टेन्योर क्या है? ये मैं बार बार बोल नहीं रहा हूँ, अब तुम कभी पढ़ा रहेगा, कोई कभी का पढ़ा रहेगा, कोई कभी का पढ़ा रहेगा, तो ये समझो कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो रीसेंट अमेंडमेंट है, जो मई 21 के लिए। ठीक है, तो तुम्हें बार बार नहीं बोलूंगा ये अमेंडेड है, ये अमेंडेड है, अलग है, और तुमने पहले पढ़ा है मतलब अमेंडेड है। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा फ्लो नहीं टूटेगा पढ़ते टाइम। और बाकी तो मैंने अमेंडमेंट का सारा लिस्ट एंड में डाल के ही रखा है, हर चैप्टर के पीछे, जो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी यूट्यूब पे, तो कैसा है तुमको ऐसे भी पता चल जाएगा, ओके अमेंडेड है, क्लियर है। अच्छा, वो फुटनोट के मजाक मत उड़ाना, वो 1992 है, नहीं तो इस पे भी लोग बोलेंगे 1922 लिखा है। ठीक है, मतलब वो तो समझ सकते हो ना, ऊपर मैंने बराबर लिखा हुआ है। ठीक है, 1992 है। हाँ, तो अब टेन्योर क्या है मेरे बच्चों? टेन्योर कितने टाइम के लिए रहेगा? चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए अपॉइंट होगा। ठीक है, चेयरमैन एंड होल टाइम डायरेक्टर मैक्सिमम कितने टाइम के लिए अपॉइंट होगा मेरे बच्चों? 5 इयर्स के लिए अपॉइंट होगा। अच्छा, री अपॉइंट हो सकता है कितनी बार? एनी नंबर ऑफ टाइम, लेकिन क्योंकि बूढ़ा हो जाएगा तो उसको छोड़ के जाना चाहिए, तो जब वो 65 एज हो जाएगा उसका, देन उसको छोड़ के जाना है। अच्छा, पार्ट टाइम मेंबर तो 5 इयर्स के लिए अपॉइंट हो सकता है, वो भी एनी नंबर ऑफ टाइम अपॉइंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोई मैक्सिमम एज नहीं है। सर क्यों सर? वो याद है 5 में से 3 मेंबर होल टाइम होना चाहिए, तो बाकी 2 तो पार्ट टाइम भी हो सकते हैं। तो वो लोग 65 के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उनको तो कभी कभी आना है ना, जॉब में तो फुल टाइम रहना होता है, तो 65 कभी कभी आना है तो क्या जरूरत है, कितने भी टाइम रह सकता है। क्लियर है? फिर इसके बाद में कुछ और सेक्शन पढ़ाने वाला हूं, सेक्शन 11, इसके कुछ इंपॉर्टेंट जनरल फंक्शंस मैंने तुम्हारे लिए सॉर्ट करके रखा है। जनरल फंक्शंस में क्या क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? क्या क्या करेगा वो? रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडियरीज। क्या बोला मेरे बच्चों मैंने? रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडियरीज। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रजिस्टर एंड रेगुलेट इंटरमीडिएट? क्या क्या फंक्शंस है सभी के? एक कहने से मेन इस लॉ का प्रियम्बल क्या था कि कहने से राइट्स को प्रोटेक्ट करना, किसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना? इन्वेस्टर्स के, और इन्वेस्टर्स के राइट को मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, तो इसके लिए मुझे इंटरमीडियरीज को कंट्रोल करना पड़ेगा, और इंटरमीडियरीज को कंट्रोल कर रहा हूं तो वो करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट हो गया। अच्छा, दूसरा फिर सबसे बड़ा काम इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। अब तो तुमको ऑलरेडी पता है इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है। कैसे कंपनी मैनेजमेंट के पास कुछ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जैसे डिविडेंड का इन्फॉर्मेशन हो गया, कंपनी अमालगमेशन मर्जर पे आ रही है, कंपनी कोई बड़ा प्रोजेक्ट ला रही है, कोई बाईबैक होने वाला है, ये सब प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। अब बेटा कोई फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर होने वाला है, क्वार्टरली हाफ ईयरली वगैरह का, तो ये सब प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। मैनेजमेंट को ये पता है, और उसको लग रहा है कि प्राइस मार्केट में या तो बहुत बढ़ने वाला है तो बहुत गिरने वाला है। ऑब्वियसली इसके ऊपर वो एक्ट करता है जब तक बिना मार्केट में गए, मार्केट में ये इन्फॉर्मेशन नहीं गया है लेकिन उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो या तो वो खुद करता है या तो अपने दोस्तों से करवाता है। इसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोला जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कंपनी में अच्छा न्यूज़ आने वाला है तो वो अपने दोस्तों से बाई करवाएगा, कंपनी में खराब, मार्केट में खराब न्यूज़ आने वाला है तो अपने दोस्तों से सेल करवाएगा। तो ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है इसको प्रोहिबिट करने का भी काम है इनका।
क्लियर है मेरे बच्चों? इनको प्रोहिबिट करने का भी काम है इनका, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। एंड दूसरा काम क्या है इनका? मार्केट मैनिपुलेशन को रोकना। मार्केट मैनिपुलेशन होता है मतलब जनरल फ्रॉड्स जो कंपनी में होते हैं। सर इसका कोई लिस्ट नहीं है, इम्पॉसिबल है ना इसका लिस्ट देना, इसका लिस्ट देना इम्पॉसिबल है यार। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया 10 फ्रॉड है, तुम कोई इनोवेटिव फ्रॉड का तरीका लेके आएगा। तो मार्केट मैनिपुलेशन मतलब एनी फ्रॉड्स तुम कर रहे हो, कुछ भी गड़बड़ कर रहे हो तुम, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। कितने लोग क्या करते हैं पता है? अपने शेयर्स का ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए ना कितने अपने ट्रस्ट खोलते हैं, मतलब ट्रस्ट मतलब कोई अपनी कंपनी खोलते हैं, उसके थ्रू बाई सेल करवाते हैं और बताते नहीं हमारी कंपनी, ऑब्वियसली। तो ट्रेडिंग ज्यादा दिखता है, तो लिक्विडिटी ज्यादा दिखना भी एक कंपनी का पॉजिटिव सिग्नल है, बट ये तो मार्केट मैनिपुलेशन है। तो ऐसा ये सबको रोकना है, प्रोहिबिट लिखा है। सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स को या टेक ओवर को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। तुमने देखा सेकंड वाले में ना प्रोहिबिट लिखा है, थर्ड वाले में रेगुलेट लिखा है। मतलब वो रोकना नहीं है, उसको कंट्रोल करना है। जैसे अब मुझे नहीं पता तुमको मालूम होगा कि नहीं, बट ना सेबी का एक टेक ओवर कोड बोल के, ठीक है, SC/ST रेगुलेशंस बोलते हैं उसको, टेक ओवर कोड बोलते हैं लेमन वर्ड में। ये टेक ओवर कोड में क्या बोलता है कि तुम अगर किसी कंपनी का 25% शेयर्स लेने जा रहा है तो तुमको 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर देना होता है सब शेयर होल्डर्स को। इससे क्या होता है, जो बाकी के शेयर होल्डर्स है ना, अब यार नहीं तो क्या होगा, प्रमोटर से चोरी चुपके तुमने क्या किया, शेयर्स बाई कर लिया। अब प्रमोटर ने महंगे में शेयर्स बेच के निकल गया, ठीक है। अब जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनको पता चला कि यार प्रमोटर महंगे में शेयर्स बेच के मार्केट से भी निकल गया। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा ना, बाकी शेयर होल्डर्स को अगर नए बंदे पे ट्रस्ट नहीं होगा जो कंट्रोल में आया है, तो क्या होगा, वो बेचना चाहेगा। और तुमको पता है स्टॉक मार्केट में अगर उन लोग अचानक से बेचना चालू करेगा तो ड्यू टू हैवी सप्लाई उनका प्राइस फॉल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या रूल बनाया है इसके ऊपर कि अगर कोई 25% जितना शेयर खरीद रहा है किसी कंपनी का थ्रू शेयर परचेस एग्रीमेंट, मतलब प्राइवेटली खरीद रहा है किसी प्रमोटर वगैरह से, तो उसको बाकी शेयर होल्डर को 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर देना है। इससे क्या होगा, बाकी शेयर होल्डर 26% का मैंडेटरी ओपन ऑफर, अब ये सब वर्ड मत समझो, सिर्फ समझो कि बाकी शेयर होल्डर्स को ऑफर देना पड़ेगा कि उन लोग भी अपना शेयर्स बेच सके। तो इससे क्या होगा, और वो भी उसी प्राइस पे, कम से कम उस प्राइस पे जिससे वो प्रमोटर से खरीद रहा है। तो अगर महंगे में बाकी प्रमोटर अपने शेयर्स बेच रहा है तो बाकी शेयर होल्डर्स को भी महंगे में शेयर्स बेचने का मौका मिलेगा। तो डोंट यू थिंक इससे शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर दिया जाता है? तो ये रेगुलेट किया जाता है, मना नहीं है, कर सकता है, टेक ओवर कर सकता है, बट इसको रेगुलेट किया है। और इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं। तो क्या जनरल फंक्शन है? इंटरमीडियरी को रजिस्टर करना, रेगुलेट करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, मार्केट मैनिपुलेशन को रोकना, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और टेक ओवर को रेगुलेट करना, इंफॉर्मेशंस मंगाना, ये सारे जनरल फंक्शंस हैं। जनरल पावर्स क्या है सेबी के? समझो जनरल पावर्स क्या है सेबी के। सबसे पहला, सेबी है ना सस्पेंड कर सकता है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है, ये जनरल पावर्स है। क्या कर सकता है मेरे बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज को सस्पेंड कर सकता है। अच्छा, सस्पेंड करना मतलब क्या हुआ, समझो। एक होता है विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन, एक होता है सस्पेंशन। आगे जाके तुम एक चैप्टर है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन, वहां पे पढ़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे बच्चों क्या करके रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना स्टॉक एक्सचेंज पे क्या करके रखा है मेरे बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज को प्रोहिबिट करके रखा है, समझ रहे हो, रोक के रखा है। मतलब कर सकता है, माय मिस्टेक, कर सकता है, स्टॉक एक्सचेंज को रोक सकता है ट्रेडिंग करने से। क्यों रोकेगा ट्रेडिंग करने से? इसलिए रोकेगा ताकि स्टॉक एक्सचेंज अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसको रोक दिया जाएगा और सीजी चेक करेगा कुछ गड़बड़ हो रहा है कि नहीं, और पता चला कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, सीजी को सिर्फ शक था, तो सीजी उसको वापस अलाउ कर देगा फॉर ट्रेडिंग। इसको बोलते हैं सस्पेंड करना। अच्छा, BSE SC को NSE को समझो सीजी ने रोका है, 7 दिन के लिए रोका जाता है। अगर समझो बहुत बड़ा फ्रॉड है, प्रूव हो गया, तब तो उसका लाइसेंस ही विड्रॉ कर दिया जाएगा। तब तो सीजी को बोलेगा आज तक तू ट्रेडिंग वेडिंग करवा ही नहीं सकता, तू आज तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सस्पेंड कर सकता है स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। ये फिर दूसरा बोला रिस्ट्रेंट एनी पर्सन टू एक्सेस कैपिटल मार्केट। अच्छा, तुमने एक चीज नोटिस करा है, रिस्ट्रेंट एनी पर्सन टू एक्सेस कैपिटल मार्केट, ये बोला सस्पेंड स्टॉक एक्सचेंज, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा बोलता है रिस्ट्रेंट एनी पर्सन टू एक्सेस कैपिटल मार्केट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इसको समझो थोड़ा, इसमें लोग क्या बोलता है, रिस्ट्रेंट एनी पर्सन टू एक्सेस कैपिटल मार्केट। अब इस लाइन का क्या वैल्यू है, इस लाइन का क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। स्टॉक मार्केट को रिस्ट्रेन करना है टू एक्सेस कैपिटल मार्केट, रिस्ट्रेन करना है किसी पर्सन को। तुमने इसका नाम सुना होगा, किशोर बियानी का। एक किशोर बियानी को डिबार्ड कर दिया BSE, मतलब स्टॉक मार्केट में एक्सेस करने को, सेबी ने रिसेंटली किया है, तुमको पता होगा, बहुत फेमस न्यूज हुआ था ये, फ्यूचर ग्रुप का जो बंदा है। तो ये क्यों किया था? वो ना कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा कुछ एक्टिविटी उसने करा था, इसकी वजह से किया था। तो ऐसा भी डिबार्ड किया जा सकता है, ठीक है। केतन पारे को किया था, हर्षद मेहता को किया था, अब इसका नाम नहीं लिया, बहुत फेमस है
ये एग्जाम्पल मैंने कुछ नया रिसेंट बताया है, सब तो 1992 की बात है, मतलब बहुत पुरानी स्टोरी है जो मैं हर्षद मेहता केतन पारेख वाला, ये तो रिसेंट है जो मैंने तुमको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद बोलते हैं सस्पेंड एनी ऑफिस बेरर। ऑफिस बेरर मतलब कोई इंपॉर्टेंट बंदा स्टॉक एक्सचेंज का, उसको ऑफिस बेरर बोल सकते हो, उसको सस्पेंड कर सकता है अगर कुछ वो गड़बड़ कर रहा है तो। ये तीन तो कहने से जनरली नेचर है, जो ऊपर आपने पढ़ा है ये तीन तो जनरली नेचर है। नीचे वाला तीन स्पेसिफिक इन नेचर है, इट इज मोर क्लोज टू इनसाइडर ट्रेडिंग। फ्रीज बैंक अकाउंट, अच्छा बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है, इसमें भी अमेंडमेंट है बेटा, 90 डेज के लिए कर सकता है, ठीक है। कितने दिन के लिए बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है? 90 डेज के लिए, तो ही कैन फ्रीज इट फॉर 90 डेज। अच्छा मुझे एक बात बोलना है, फ्रीज कब करेगा बैंक अकाउंट को? फ्रीज कब करेगा मेरे बच्चों? अगर समझो इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, मैं तुमको बताता हूँ तीन अलग अलग स्टेज हो सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग में। मान लो इनसाइडर ट्रेडिंग हो रहा है, अब इनसाइडर ट्रेडिंग हो चुका है, आप समझ रहे मेरा बात, इनसाइडर ट्रेडिंग हो चुका है तो काम हो चुका है। अब सुनना, मतलब मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन था, मैंने उसके बेसिस पे अपने फ्रेंड के थ्रू 10 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग हो चुका है। अब सेबी को पता चला है, सेबी क्या करेगा? सेबी क्या करेगा? इंटरमीडिएरीज को ऑर्डर देगा कि तू इसके शेयर्स को सेल मत करना। तो इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इंटरमीडिएरी नॉट टू ट्रांसफर सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट इंटरमीडिएरी नॉट टू ट्रांसफर सिक्योरिटीज। मतलब सेबी क्या करेगा? इंटरमीडिएरीज को बोलेगा कि देख मतलब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर वगैरह, इसके शेयर मत बेचना, हमें लग रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग वाला ट्रांजैक्शन है, तो मैंने खरीद तो लिया लेकिन बेच नहीं पाऊंगा, और ऑब्वियसली बाद में जब प्रूव हो जाएगा तब तो मुझे भी जेल में डाल देंगे और ये पैसा भी ले लेंगे, ये शेयर्स भी ले लेंगे और फाइन भी लगा देंगे, ठीक है। फिर अगर मान लो मैंने वो शेयर्स बेच दिया, उसके बाद पता चला सेबी को, और वो मेरे घर में कैश रखा है, तो इसको बोलते हैं इंपाउंड सेल प्रोसीड, मतलब जब्त कर लेना। तो ये भी आ गया डायरेक्ट इंटरमीडिएरी नॉट टू ट्रांसफर सिक्योरिटी, मतलब बाई कर लिया, सेल नहीं किया तो सेल करने से रोक दो, सेल कर दिया और कैश मेरे घर में, तो इंपाउंड कर देंगे सेल प्रोसीड्स, मतलब वो कैश वैश लेके चले जाएंगे, जब तक मैटर खत्म नहीं होता उनके पास ही रहेगा। अच्छा मान लो वो मेरे घर में नहीं है कैश, बैंक में पड़ा हुआ है, तो फ्रीज बैंक अकाउंट, मतलब क्या होगा? फ्रीज बैंक अकाउंट, एक कहने से बैंक अकाउंट से मैं पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, उसको फ्रीज फॉर्म में डाल दिया जाएगा, ना विड्रॉ कर सकता हूँ उससे, और ना उसमें, और डिपॉजिट ऑब्वियसली नहीं करूंगा। तो ये तो डोंट यू थिंक नीचे के तीन कहीं ना कहीं इट इज मोर रिलेटेड टू व्हाट? मोर रिलेटेड टू व्हाट? तो इट इज मोर रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग। ऊपर के तीन तो जनरल है, तो एक बार याद करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्या बोला मेरे बच्चों? याद करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला इन लोग ने? एक बार आराम से बिना देखे देखो, बिना देखे। तो पहला क्या बोला? सस्पेंड स्टॉक एक्सचेंज। पहला क्या बोला? सस्पेंड स्टॉक एक्सचेंज। फिर डायरेक्ट एनी पर्सन नॉट टू एक्सेस, रिस्ट्रेंट एनी पर्सन टू एक्सेस सिक्योरिटी मार्केट, डायरेक्ट इंटरमीडिएरी। फिर तीसरा बोला है कि सस्पेंड रिकॉग्नाइज स्टॉक, सस्पेंड ऑफिस बेरर। ये तीन तो जनरली नेचर है। तीन स्पेसिफिक इन नेचर है। तीन स्पेसिफिक इन नेचर क्या है? डायरेक्ट इंटरमीडिएरी नॉट टू ट्रांसफर सिक्योरिटीज, फिर रिस्ट्रेंट एनी पर्सन टू एक्सेस capital market, and restraint any person to access capital market, direct intermediary not to transfer securities, and impound sale proceeds। अच्छा, और इसमें फीस बैंक अकाउंट भी आ जाएगा, कितने दिन के लिए? 90 डेज के लिए। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं। क्या बोलता है? ध्यान देना, सेबी के पास कौन से पावर्स है? सेबी विल हैव सिविल कोड पावर। अब इसमें कुछ चीजें तो हमेशा आता है सिविल कोड पावर में। सिविल कोड के पावर सेबी को है, तो वो क्या क्या कर सकता है सेबी? एक कहने से इसमें बोलता है डिस्कवरी ऑफ बुक्स, मतलब बुक्स जहां पे भी ढूंढ के लाओ और हमें दो। फिर समन मतलब पर्सनली आओ, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ आना है, आओ भले, लेकिन सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं, अपना शरीर लेके आओ। अच्छा, फिर बोलते हैं कि ये या तो सम्मन कर देगा, या तो तुमको डिस्कवरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट देगा, टेक ऑन ओथ मतलब कसम खिलाएंगे, ठीक है, कि गीता पे हाथ रख के कसम का, ये भी कर सकते हैं। टेक इन राइटिंग, तुमसे नोट बना के लेंगे। फिर बोलते टेक ऑन ओथ, मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिर बोलते एनफोर्सिंग अटेंडेंस, ठीक है, एनफोर्सिंग अटेंडेंस मतलब सम्मन किया है तुमको, तुम नहीं आ रहा तो अपने पुलिस को बेच के तुमको उठा के लेके आएंगे घर से, तो एनफोर्सिंग अटेंडेंस। फिर और भी कुछ जनरल पावर्स है, जैसे कि सेबी के तुम राइटिंग में ले सकते हैं, मैंने बताया। फिर उसके बाद बोलते हैं कि स्टैंप कर सकता है, ठीक है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह पे स्टैंप मार के जा सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपीज लेके जा सकता है, तो ये सब चीज कर सकता है, ठीक है, आगे डिटेल में आएगा ये। फिर आता है सेक्शन 11A। सेक्शन 11A क्या है? इन लोगों ने लॉ में दिया है, रेगुलेशन फॉर इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑफर डॉक्यूमेंट और एनी डॉक्यूमेंट थ्रू विच मनी इज सोलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक। पहले तो सुनो, ऑफर डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस, और उसके भी अलग अलग नाम है, तो ये जनरल लिखा है, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू तुम पब्लिक से पैसा मंगा रहे हो। सोलिसिट का मतलब होता है पैसे मंगाना। अब इसके अलग अलग नाम क्या है? तो यार अगर मैं पैसे रेज करना चाहता हूँ, राइट इशू के टाइम पे लेटर ऑफ ऑफर इशू करता हूँ, नॉर्मल पब्लिक इशू के टाइम पे प्रोस्पेक्टस इशू करता हूँ, ये सबको ही ऑफर डॉक्यूमेंट बोला जाता है। फिर उसके बाद शेल्फ प्रोस्पेक्टस
1 साल के लिए वैलिड होता है, वैसा वो प्रोस्पेक्टस को शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलता है। आप ये सब इंटर सी में पढ़ चुका है। तो कोई भी नाम से तुम पब्लिक इशू रेज करना चाहता है, किसी भी नाम से मेरे बच्चों तुम पब्लिक इशू लाना चाहता है, तो इन लोग क्या बोलता है, पब्लिक इशू लाना चाहता अगर किसी भी नाम से, तो उस सिचुएशन में इनको मतलब ये प्रोस्पेक्टस में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एंड एवरीथिंग, इसको रेगुलेट करने का पावर किसके पास दिया है, सेबी के पास दिया है इसको रेगुलेट करने का पावर। अच्छा, अब इसमें देखो ना, वही लिखा है, क्या लिखा है, विदाउट प्रिजुडाइज टू कंपनीज एक्ट। मतलब क्या, इन लोग बोलता है कंपनीज एक्ट में जो है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कंपनीज एक्ट में जो दिया है वो भी फॉलो करो, और जो सेबी बोल रहा है वो भी फॉलो करो, ठीक है। सर तो कंपनीज एक्ट में भी दिया रहेगा, अरे ये तो लिस्टेड कंपनी है ना, इसको तो कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होगा, सेबी के लॉस भी अप्लाई होगा, तो बोलता है कंपनीज एक्ट में जो दिया वो भी फॉलो करो और सेबी जो बोल रहा है वो भी फॉलो करो, ठीक है, विदाउट प्रिजुडाइज, मतलब उसका उल्लंघन मत करो। फिर बोलता है सेबी में इशू रेगुलेशंस, ठीक है, रेगुलेशन सेबी इशू कर सकता है। अच्छा, मैं एक बात बोलूँ, सेबी ने इसके ऊपर ऑलरेडी रेगुलेशन इशू कर दिया है। तुम ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या होना चाहिए एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू, ये तुम्हारे सेबी आईसीडीआर 2018 में है, सेबी इशू ऑफ कैपिटल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2018। तो कहने से सेबी ने ऑलरेडी ये इशू कर दिया। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, सेबी आईसीडीआर, उसमें सेबी ने ऑलरेडी बता दिया है, क्या बता दिया है सेबी ने, कि तुम्हारे पब्लिक इशू में क्या होना चाहिए, मतलब रेगुलेशंस जब तुम ऑफर डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आ रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी बता दिया। फिर सेबी में गिव जनरल एंड स्पेसिफिक ऑर्डर, आईसीडीआर में भी ये भी पॉइंट है कि सेबी जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर दे सकता है। जैसे तुमको पता है, जब तुम ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, डायरेक्टली तुम ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते हो पब्लिक को, मतलब प्रोस्पेक्टस समझो, लेकिन इसका कुछ लीगल टर्म्स है। अब तुमको क्या कच्चा पक्का पता होगा, तो मैं थोड़ा सा तुमको बेसिक चीज बता रहा हूँ कि डायरेक्टली तुम प्रोस्पेक्टस नहीं फाइल करेगा ऑफर डॉक्यूमेंट, पहले वो सेबी के पास फाइल होता है, और सेबी क्या करता है, उस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पे अपना ऑब्जर्वेशन देता है, और उस ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करने के बाद ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होता है किसके पास, आरओसी के पास या स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो ये क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, सेबी जो ऑब्जर्वेशन देता है, दिस इज नथिंग बट स्पेसिफिक ऑर्डर, कहने से कंपनी रिलेटेड है। तो ये कंपनी, ये जो आईसीडीआर के अंदर जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें तुम पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, उसके बाद सेबी अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा है, और उसके बाद ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल हो रहा है, ये पावर जो सेबी को दिया गया है मेरे बच्चों, ये जो पावर सेबी को दिया गया है वो किसने दिया है, सेबी एक्ट के सेक्शन 11A में दिया है, इसीलिए तो आईसीडीआर में वो ये काम कर पा रहा है। अच्छा, जनरल ऑर्डर मतलब कुछ चीजें तो वो सेबी ऐसा इशू करता है कि वो सब कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब जैसे ये ऑब्जर्वेशन तो क्या है, ये तो कहने से कंपनी स्पेसिफिक है, लेकिन कुछ चीजें तो स्पेसिफिकली ऐसा है कि वो सब कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। जैसे अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का नहीं आया और अंडर राइटर तुमको पैसा नहीं दे पा रहा है, मर्चेंट बैंकर को लाना पड़ता है, फिर थोड़ा अमाउंट वो भी नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में तुमको रिफंड करना पड़ता है सब पब्लिक को। तो ये तो जनरल ऑर्डर है, तो सेबी ये भी दे सकता है। ये सेबी आईसीडीआर में डाला तो है, लेकिन ये डालने का, ये रेगुलेशंस लाने के लिए इसको पावर किसने दिया था, सेक्शन 11A ने दिया था। फिर बोला सेबी में इशू जनरल गाइडलाइंस रिलेटेड टू लिस्टिंग और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। अब मैं क्या बोलूं, लिस्टिंग से रिलेटेड कहने से सेबी ने ऑलरेडी गाइडलाइंस दे दिया है। वो क्या दिया है, सेबी एलओडीआर, ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पे है हमारे जेकेसी के चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ये, तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियोस देखिए। सर प्रमोशन, अरे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मतलब सब्सक्राइब करोगे तो जो बाकी चैप्टर्स आएंगे आप वो वीडियोस भी देख पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। फिर तो जनरल और लिस्टिंग और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी के रिलेटेड गाइडलाइंस, और फिर बोला ऑन रिलेटेड इश्यूज टू द कैपिटल, या तो इससे जुड़ा हुआ और कोई भी मैटर है उसके ऊपर भी सेबी अपना पावर दे सकता है। तो 11A में हमने क्या क्या पढ़ा, अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू लाना चाहता है, ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करना चाहता है, तो सेक्शन 11A बोलता है ये करने के लिए, सेक्शन 11A बोलता है ये करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। तो बोला विदाउट प्रिजुडाइज टू कंपनीज एक्ट, बिना कंपनीज एक्ट को तोड़े आप कुछ चीजें कर सकते हो। अच्छा, आप क्या क्या कर सकते हो बिना कंपनीज एक्ट को तोड़े, तो बोला सेबी में गिव डायरेक्शन रिलेटेड टू लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, या तो स्पेसिफिक जनरल गाइडलाइंस दे सकता है, या तो लिस्टिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस दे सकता है, ठीक है, या तो पब्लिक इशू से रिलेटेड गाइडलाइंस दे सकता है। देखो ना, इशू रेगुलेशंस वगैरह। अच्छा, सेबी में इशू रेगुलेशंस रिलेटेड टू पब्लिक इशू, रिलेटेड टू पब्लिक इशू, ये लिख देता हूं। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, क्लियर है। चलो अगला, सेक्शन 11B क्या बोलता है, पावर टू इशू डायरेक्शंस
ये सेबी डायरेक्शंस दे सकता है। अब देखो इसको याद करना एकदम सिंपल है। मैंने तुमको प्रीएम्बल पढ़ाया था, मैंने प्रीएम्बल में तुमको क्या बोला था, सेबी क्यों फॉर्म हुआ है, मेरी बात समझो। मैंने तुमको प्रीएम्बल में क्या पढ़ाया था, सेबी क्यों फॉर्म हुआ, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड फॉर्मिंग दी सेबी। ये तो सेबी के नहीं से इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉर्म हुआ है, ताकि सिक्योरिटी मार्केट डेवलप हो सके। और ये सब करने के लिए वो क्या करता है, इंटरमीडिएरीज को कंट्रोल करता है। तो डोंट यू थिंक जो प्रीएम्बल है लॉ का, जो ऑब्जेक्टिव है लॉ का, ये सेबी डायरेक्शंस भी तो उसी के लिए देगा। तो देखो अच्छा, ये जो पेनल्टी वर्ड है ये अमेंडमेंट है, ऐड हुआ है, तो मैंने इधर लिख के छोड़ दिया, बाकी तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसी नोट्स में मैंने एंड में सारा अमेंडमेंट्स एक साथ डाल के रखा है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो बेटा सेक्शन 11 भी क्या है, पावर टू इशू डायरेक्शंस। अरे वो कैंसिल हो गया, तुम मत कर देना कैंसिल, ठीक है। पावर टू इशू डायरेक्शंस, तो सेबी तो वही काम करने के लिए सेबी डायरेक्शंस देगा, तो वही है, सेम टू सेम लिखा हुआ है। एग्जाम में चिप के आ जाओ, क्या बोला, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप किया जाएगा, इंटरमीडिएरीज को का प्रॉपर मैनेजमेंट। तो ये तो हमने पढ़ा था ना, वो डायरेक्शन क्यों देगा, ताकि इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करे। उसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टर्स विल फील सिक्योर, तो सिक्योरिटी मार्केट डेवलप होगा। और फिर कहने से उसके लिए उसको क्या करना है, इंटरमीडिएट को रजिस्टर एंड रेगुलेट करना है। वहाँ पे रजिस्टर रेगुलेट बोला था, यहाँ पे थोड़ा डिप्लोमेटिक यूज किया है। इन लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट। बट मैनेजमेंट क्या है, मतलब उसको रजिस्टर करवा रहे हो, रेगुलेट कर रहे हो। तो ये चीज़ है, क्लियर हुआ बेटा, बेटा ये क्लियर हुआ, आगे जाता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन पे जा रहा हूँ, सेक्शन 11C। सुनना, ये थोड़ा बड़ा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसको मैंने प्रॉपरली तरीके से ड्राफ्ट किया है, डिटेल में समझाऊंगा। देखो इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, पहले तो इन्वेस्टिगेशन करना है। तो इन लोगों ने पहले बोला है 2 ग्राउंड है इन्वेस्टिगेशन के। तो कौन से ग्राउंड हैं इन्वेस्टिगेशन के, तो बोला देयर इज अ वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। ये दिस एक्ट बोला मतलब कौन सा एक्ट पढ़ रहे हो आप, सेबी एक्ट। तो उसका वायलेशन अगर हुआ है, ठीक है, तो अपना इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हो सकता है। सेबी एक्ट का वायलेशन नहीं हुआ है, अगर सीकरा एक्ट का, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, उसका भी वायलेशन हुआ है, ठीक है, तो भी आप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो दिस एक्ट, क्योंकि वो भी जुड़ा हुआ ही है, तो पहला तो ग्राउंड ये हो गया। दूसरा, ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड इन द मैनर व्हिच इज प्रीजुडिशियल। प्रीजुडिशियल का मतलब होता है हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो ये 2 ग्राउंड पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया जा सकता है। पहला ग्राउंड क्या है, देयर इज अ वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, सेबी एक्ट और सीकरा एक्ट का वायलेशन हो रहा है। दूसरा ग्राउंड क्या है, मतलब ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड इन अ मैनर व्हिच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, मतलब काम ऐसे हो रहा है कि इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को क्या है, वो हार्मफुल है। क्लियर हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट इशू हम लोग ने क्या डिस्कस किया, नेक्स्ट पॉइंट, कि अब 2 ग्राउंड तो मैंने बता दिया अपना इन्वेस्टिगेशन के। अगर इन दोनों ग्राउंड पे कैसे सेबी कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन, तो जब भी सेबी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करता है तो सेबी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करता है। और हमेशा याद रखो, जब कभी कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी आएगा तो उसको पावर्स देना जरूरी है, ताकि उसको कंपनी वाले सीरियस ले जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ऑब्वियसली क्या ड्यूटीज होगा एम्प्लॉय ऑफिसर्स के, तो ये मैंने करस्पॉन्डिंग रखा है ताकि याद रखना इजी हो जाए। क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के जो पावर्स होंगे, कैसे ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय ऑफिसर, उसके करस्पॉन्डिंग ही होंगे। जो मेरा पावर है, मेरा पावर क्या है, तुम लोग को मतलब पढ़ाई नहीं करो तो क्लास के बाहर भेजना, तो तुम्हारा ड्यूटी क्या है, मेरे ऑर्डर्स को सुनना। तुम्हारा पावर क्या है, अगर नहीं समझ रहा है तो कंप्लेन करना, तो मेरा ड्यूटी क्या है, अच्छे से पढ़ाना। तो क्या नहीं से हमारा पावर और ड्यूटी हमेशा करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर होता है। तो पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी क्या है, वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसको अपॉइंट किया फॉर इन्वेस्टिगेशन। और उसके सामने कंपनी का जो एम्प्लॉई है, कंपनी का जो ऑफिसर है, मेरी बात को समझो, कंपनी का जो एम्प्लॉई है, कंपनी का जो ऑफिसर है, कंपनी बोल रहा हूँ, मतलब मैं इंटरमीडिएरी की बात कर रहा हूँ। इंटरमीडिएरी का जो एम्प्लॉई है, इंटरमीडिएरी का जो ऑफिसर है, उसके ड्यूटीज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला बोला इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो अमाउंट लिखा हुआ इट्स अकाउंट, तो इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये अगर पावर है ये, तो फिर ड्यूटी क्या रहेगा, प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट, सिंपल, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करना। अच्छा, फिर इसका पावर क्या दिया हुआ है, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन इंफॉर्मेशन। लॉजिक सीक्वेंस में जाओ यार, अगर कहने से उसको बुक्स में कुछ नहीं समझ रहा है तो इंफॉर्मेशन, वो एक्सप्लेनेशन मांगेगा, बोलेगा देख तेरा मैं बुक चेक कर रहा था, इसमें ये वाला एंट्री मेरे को नहीं समझा है, बताना क्या है ये। तो इसका पावर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका ड्यूटी है प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। क्लियर। फिर ये हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे को नहीं पूछना, मेरे को ऑफिस में बुला के उससे पर्सनली पूछताछ करना हो, तो उसको बोलते हैं सम्मन। सम्मन मतलब अपना शरीर लेके जाओ, पर्सनल अटेंडेंस। तो यहाँ पे क्या है ड्यूटी, अपीयर पर्सनली। अगर मेरा ड्यूटी है सम्मन करना, किसी को ऑफिस में पर्सनली बुलाना, तो सामने वाले की ड्यूटी होगी पर्सनली अपीयर होना, ठीक है। अच्छा, टू टेक नोट,
टू टेक नोट मतलब अगर समझो मैं तुम्हारे ऑफिस में गया और मैंने सारा कुछ वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद मुझे 10 चीजें गलत मिली तुम्हारे बुक में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे बुक में सारा कुछ वेरीफाई किया और तुम्हारे बुक में मुझे 10 चीजें गलत मिली, ये तो क्या नहीं से मैं वो 10 चीजों का नोट बनाऊंगा और मैं बोलूंगा साइन कर, चल साइन कर, मेरे को ये बुक मिला है, मेरे को ये सारी चीजें मिली है तेरी ऑफिस में, तो ये होता है टू टेक नोट। अच्छा, हो सकता है मैं गवाही लूं, बोलते ना गीता पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं, तो इसको बोलते टू टेक ऑन ओथ, और इसके इसमें इसका ड्यूटी क्या है, टू साइन नोट। तो कैसे वन ऑन वन है, एक बार बिना देखे हम लोग रिवाइज करते, क्या बोला मैं, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर इंस्पेक्टर, तो बोला कि इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इसका ड्यूटी मतलब व्हाट आर द पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, तो इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इसका ड्यूटी क्या है, तो इसका ड्यूटी है प्रोवाइड बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर इसका पावर क्या है, सॉर्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब आईए का, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का, तो इसका ड्यूटी क्या है, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन। इसका पावर क्या है, सम्मन मतलब आजा ऑफिस में आजा पर्सनली, तो इसका ड्यूटी क्या है, अपीयर पर्सनली। इसका पावर क्या है, टू टेक नोट, टू टेक ऑन ओथ, इसका ड्यूटी क्या है, टू साइन नोट। और ये सारे पावर्स करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को किसी से नहीं पूछना है, लेकिन कुछ बहुत सीरियस पावर्स है वो करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को मजिस्ट्रेट से पूछना बहुत जरूरी है। तो व्हाट दे आर टेलिंग, पावर एक्सरसाइजेबल विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के प्रायर अप्रूवल के बाद ही तुम कुछ चीजें कर सकता है। क्या क्या याद करो, एंटर, सर्च, सीज, मेरे साथ बोलो एक बार, क्या बोला इन लोग ने, एंटर, सर्च, सीज, सारे बोलो क्या बोला इन लोग ने, एंटर, सर्च, सीज। अब एंटर क्या है बेटा, तो एंटर विथ सच असिस्टेंस एज मे बी रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब क्या हुआ, अब मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ, अच्छा ये जो 3 पावर है बहुत बड़े पावर्स है, इसलिए ये करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को मैजिस्ट्रेट से पूछना पड़ेगा। अच्छा, तो बोला एंटर विद सच असिस्टेंस में एज में बी रिक्वायर्ड, मतलब क्या, ये मैं कहीं जाना चाहता हूँ, मुझे डर है कि मैं उधर जाऊंगा तो लोग मेरे को तोड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं मैजिस्ट्रेट को बोलूंगा मेरे साथ 10 पुलिस वाले भेजना ताकि कहने से सही सलामत वापस आ जाओ। तो ये होता है एंटर विद सच असिस्टेंस एज में बी रिक्वायर्ड। फिर आता है सर्च बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉरी सर्च सच प्लेस एज में बी रिक्वायर्ड, मतलब क्या, ये रजिस्टर्ड ऑफिस तो चला गया, मैं रजिस्टर्ड ऑफिस गया, उसके बाद मुझे कुछ जानकारी मिली है कि एमडी ने अपने बेडरूम में कुछ छुपा के रखा है बुक्स ऑफ अकाउंट। अब किसी के बेडरूम में तो ऐसा घुस नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल लूंगा और मैं जाके उसके एमडी के घर में चला जाऊंगा, बेडरूम में जाऊंगा और चेक करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्या। फिर सीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट को सीज भी कर सकता हूँ, मतलब अगर मुझे कुछ फ्रॉड लगा है तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेके चला जाऊंगा, लेकिन कब सीज करूंगा, व्हेन इट इज लाइकली। सर हो गया है कि होने वाला है, बेटा होने वाला है, लेकिन होने वाला है तो होने के बाद थोड़ी करूंगा, तो इट इज लाइकली टू बी व्हाट, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है जला देना, डिस्ट्रॉयड। फिर आता है म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड का मतलब होता है फाड़ फूट देना, ऑल्टर्ड, ऑल्टर्ड का मतलब होता है चेंज कर देना, फॉल्सिफाई, फॉल्सिफाई का मतलब होता है झूठा बुक प्रोड्यूस करना, और सीक्रेटेड, सीक्रेटेड का मतलब होता है बुक को छुपा देना। तो अगर मुझे इसमें से कुछ भी चांसेस लग रहा है कि इसमें से कुछ भी हो सकता है तो मैं बुक को सीज करके लेके चला जाऊंगा। अच्छा, ये सब काम मैं कर सकता हूँ किसी भी इंटरमीडिएरी के लिए, लेकिन लिस्टेड कंपनी और जो कंपनी लिस्टिंग होने जा रही है, मतलब या तो लिस्टेड कंपनी है या तो वो कंपनी जो लिस्टिंग होने जा रही है, ये वैसी कंपनीज के लिए मैं काम ये सिर्फ और सिर्फ तब कर सकता हूँ, मेरी बात को समझो, वैसी ये लिस्टेड कंपनी के लिए ये काम मैं सिर्फ और सिर्फ तब कर सकता हूँ ये जब क्या बोलते हैं वो ऑफेंसेस रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन। सर क्यों, क्योंकि लिस्टेड कंपनी इंटरमीडिएरी नहीं है, इंटरमीडिएरी से जुड़ा हुआ लोग है, और अगर उसका मैं उसके किसी जगह पे मैं उसका बुक्स ऑफ अकाउंट सीज वगैरह करना चाहता हूँ, ठीक है, उसका अकाउंट्स में उसका बुक्स ऑफ अकाउंट सीज करना चाहता हूँ, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो बोला उनके केस में सिर्फ 2 ग्राउंड पे तुम उनका बुक सीज कर सकता है, या तो वो लिस्टेड कंपनी है, जो कंपनी लिस्ट होने जा रही है वो इनसाइडर ट्रेडिंग में एंगेज्ड है, या तो मार्केट मैनिपुलेशन में एंगेज्ड है। अच्छा, बाकी जो इंटरमीडिएरीज है उनका तो मैं ऑब्वियसली किसी भी ग्राउंड पे बुक को सीज कर सकता हूँ, ओनली थिंग इज दैट कि मुझे मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल लगेगा। और फिर बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब तक रिटर्न कर देना, लेटेस्ट टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब मतलब मेरा एक बार के लिए इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया, बोलते कि इसके बाद तेरे को रिवाइज करना है क्या, बुक को रखा क्यों है, वापस कर दे, तो मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन तक रख सकता है। एक बार इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद तो मुझे बुक हर हाल में वापस कर देना है। अब ये सेक्शन 11C को मेरे साथ कंक्लूड करो एक बार, आ जाओ सब लोग, ठीक है। यहाँ पे भी सेक्शन सेबी एक्ट 1992 लिखा है फुटनोट में, वो 1922 लिखा हो ऐसे ही लिखा है, मेन हेडिंग पे देख लो 1992 लिखा हुआ है, 1992 में ही आया। अब जरा एक बार मेरे साथ पूरा रिवाइज करो 11C। 11C क्या बोलता है मेरा बच्चा, एकदम आराम से 11C क्या बोलता है, नंबर 1
सुनना मेरी बात शांति से, कौन से ग्राउंड है इन्वेस्टिगेशन के। तो बोला कि पहला तो देयर इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस लॉ, या तो अफेयर्स ऑफ द कंपनी कंडक्टेड इन द मैनर विच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। इस केस में इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट होगा। व्हाट आर द पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी? दे कैन इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय ऑफिसर ऑफ द इंटरमीडिएरी? दे हैव टू प्रोवाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर ये क्या है पावर? सॉट एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन, समन अपीयर पर्सनली, टू टेक ऑन नोट, टू टेक नोट और टू टेक ऑन ओथ, और ये क्या है? टू साइन नोट। फिर इसके बाद बोला 3 पावर करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को किसका अप्रूवल चाहिए? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का। कौन से पावर? एंटर, सर्च, सीज। एंटर विद सच असिस्टेंस एज में बी रिक्वायर्ड, सर्च सच प्लेसेस एज में बी रिक्वायर्ड, एंड सीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन इट इज लाइकली टू बी क्या? डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलेटेड, ऑल्टर्ड, फॉल्सिफाइड, सीक्रेटेड। अच्छा, ये पांचों सिचुएशन, ये सब सिचुएशन में इन लोग बोलता है कि एक बार ये हो गया, अगर लिस्टेड कंपनी है तो उस केस में बुक्स कब सीज कर सकते हैं? ओनली व्हेन द ऑफेंस इज रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैनिपुलेशन। और वो कब तक? लेटेस्ट वापस कर देना टिल द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद आता है सेक्शन 11D। ये सेक्शन 11D क्या बोलता है? सुनना, 11D बोलता है सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर। ये जब कोई वायलेशन होने वाला रहता है, ठीक है, होने वाला रहता है, और तब सेबी को पहले ही पता चल गया। मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से कोई कंपनी है ABC लिमिटेड, वो इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाला, अभी तक किया नहीं है, लेकिन कंपनी को इन्फॉर्मेशन, मतलब सेबी को इन्फॉर्मेशन मिल गया। सेबी बुला के बोला कि देख, मेरे नॉलेज में आया है कि तू कुछ तो इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाला है, करने की सोचना भी मत, नहीं तो पटक पटक के मारूंगा। मतलब ये तो लैंग्वेज ऑब्वियसली नहीं यूज करेगा, बोलेगा पनिश कर दूंगा। तो पहले ही रोक दिया ना, कांड होने के पहले ही रोक दिया। इसको बोलते हैं डेजिस्ट ऑर्डर। तो डेजिस्ट ऑर्डर कब पास होता है? मींस व्हेन कॉन्ट्रावेंशन इज लाइकली टू बी हैपन, तो डेजिस्ट ऑर्डर पास होगा। सीज ऑर्डर क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टॉप एंड डोंट रिपीट। जब कॉन्ट्रावेंशन हो चुका है, अब उसने इनसाइडर ट्रेडिंग कर लिया, एग्जांपल दे रहा हूं, अब पता चला है सेबी को, सेबी बोलेगा अरे यार तूने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है, अभी रुक जा, तूने खरीद तो लिया है शेयर, बेचना मत, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीज ऑर्डर। स्टॉप एंड डोंट रिपीट, वापस करना भी मत। सर बस रोक के कुछ नहीं, पेनल्टी लगेगा? अरे पेनल्टी तो डेफिनेटली लगेगा, लेकिन ये जो जहां पे भी उसने ट्रांजैक्शन किया उसको वहीं पे रोक दिया जाएगा। तो ये होता है सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर। एक बार बिना देखे रिवाइज कर लेते हैं, क्या बोले? सीज ऑर्डर क्या? सीज ऑर्डर मतलब स्टॉप एंड डोंट रिपीट। ये कब होता है? जब वायलेशन हो चुका है। डेजिस्ट ऑर्डर मतलब जब वायलेशन होने वाला है, ठीक है, तो पहले ही एडवांस में कर दिया, तो ये होता है डेजिस्ट ऑर्डर। अच्छा, अभी लिस्टेड कंपनी डायरेक्टली इंटरमीडिएरी तो है नहीं, इंटरमीडिएरी से जुड़ा हुआ लोग है, और इसीलिए उसके केस में सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ तब पास किया जाएगा व्हेन द ऑफेंस इज रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैनिपुलेशन। तो जो कंपनी लिस्टेड या लिस्टेड होने जा रही है, वो कंपनी सीज एंड डेजिस्ट ऑर्डर सिर्फ कब पास होगा? उसके केस में, उस लिस्टेड कंपनी के केस में, व्हेन द ऑफेंस इज रिलेटेड टू इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मार्केट मैनिपुलेशन। फिर अगला आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी। लॉ में देखो लिखा रहता है मिनिमम फाइन, मैक्सिमम फाइन। तो बेटा ये मिनिमम फाइन और मैक्सिमम फाइन कैसे डिसाइड होगा? तो मिनिमम फाइन तो चलो जज को चार्ज करना ही है, मैक्सिमम फाइन जो चार्ज करता है उसके लिए वो क्या क्या कंसीडर करता है? तो बोला इन अप्रोप्रिएट गेन टू डिफॉल्टर। मतलब क्या? जिसने गलती किया है ये उसका कितना, उसको कितना फायदा हुआ है वो गलती करके, वो चीज। फिर लॉस ऑफ इन्वेस्टर। लॉस क्या हुआ है कि इन्वेस्टर को गलती करने की वजह से, और रिपीटेटिव नेचर ऑफ ऑफेंस, कि कितनी बार ये गलती उसने रिपीट किया, पहली बार है कि बार बार कर रहा है। ये मान लो उसको एकदम प्रचंड लॉस हुआ है, सॉरी मतलब प्रचंड प्रॉफिट हुआ है जिसने डिफॉल्ट किया उसको, इन्वेस्टर्स को भी प्रचंड लॉस हुआ है इसकी वजह से, और ये इसकी आदत है, बार बार ये गलती कर रहा है। तो ये बार बार गलती कर रहा है, तो कोई बल्क डिस्काउंट स्कीम नहीं है कि तुम रेगुलर कस्टमर हो, आई विल गिव यू ट्रेड डिस्काउंट, ऑब्वियसली नॉट। तो अगर ये सब ऐसा है तो उसका मैक्सिमम पॉसिबल फाइन लगाएगा। लेकिन हो सकता है कि अगर उसने पहले इससे उसको कोई गलती फायदा भी नहीं हुआ डिफॉल्ट करके, इन्वेस्टर्स का कुछ खास लॉस भी नहीं हुआ, पहली बार कर रहा है, तो हो सकता है कि जो भी लॉ में मिनिमम फाइन लिखा होगा वो मिनिमम फाइन लगा के उसको छोड़ दिया जाएगा। क्लियर हुआ ये? फिर नेक्स्ट आता है अकाउंट्स एंड ऑडिट। अच्छा ये मैंने लिखा नहीं, ये बहुत बेसिक पार्ट था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने लिख के छोड़ दिया, 2-2 लाइन का तुम खुद लिख लेना, बट एट द एंड ऑफ द डे नॉट मच इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना मैं ऑलमोस्ट 90-95% कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ, 2-4 एक्सट्रीमली नॉट सो इंपॉर्टेंट चीजें बस वो स्किप कर रहा हूँ। अच्छा इसके बाद आता है पेनल्टीज, इसमें थोड़े अमेंडमेंट्स भी हैं। अच्छा बाकी सारे अमेंडमेंट्स मैंने नीचे डाले हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स ऑब्वियसली मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको समझा दूंगा अमेंडमेंट क्या है। और अगर डिटेल में पढ़ना होगा ना तो जेकेसी चैनल पे ही मेरा अमेंडमेंट वीडियो है, ठीक है, नवंबर 2020 का अमेंडमेंट वीडियो है जो मैंने डाला हुआ है, नोट्स वोट सब लिंक में है, तो वो जाके देख लेना। बाकी इसमें तुमको समझ जाएगा ऐसे तो, अगर तुम एक बार पढ़ा हुआ है तो। सुनो अभी पेनल्टीज क्या बोलता है, लाइन से हम लोग पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला पेनल्टी हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 15A, ठीक है।
फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर इंटरमीडिएट या लिस्टेड कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं कर रहा है, या जो सेबी को रिटर्न फाइल करना था वो प्रॉपर्ली फाइल नहीं कर रहा है, सेबी ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा है और वो इन्फॉर्मेशन वो सबमिट नहीं कर रहा है, तो उसको किसमें फाइन लगेगा? 15A में लगेगा। ऐसे याद रखो ना, ए से अकाउंट्स का डिफॉल्ट किया है। फिर 15B, ठीक है, फेलियर टू एंटर इनटू अग्रीमेंट। मेरे को एक बात बताओ, क्लाइंट के बीच में और ब्रोकर के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? मास्टर सर्वेंट, आई मीन प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन होता है कि प्रिंसिपल रिलेशन होता है? तो मेरे बच्चों प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन होता है। अगर प्रिंसिपल चाहिए तो रिटर्न अप्रूवल चाहिए। बिना रिटर्न अप्रूवल के, मान लो अगर उसने प्रिंसिपल की तरीके से काम कर लिया, कैसे मतलब उसने वायलेशन कर दिया है, मतलब उसने क्लाइंट ने जैसे बोला था वैसे एग्रीमेंट में एंटर नहीं किया। या तो ऐसे भी हो सकता है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन है, क्लाइंट ने बोला बेचने को और उसने नहीं बेचा, क्लाइंट ने बोला खरीदने को उसने नहीं खरीदा, ये भी कहने से यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो 15B मतलब क्लाइंट के साथ तुमको जिस तरीके से, ब्रोकर को क्लाइंट के साथ जिस तरीके से एग्रीमेंट में एंटर होना चाहिए था उसने नहीं किया, ठीक है, या और कोई इंटरमीडिएरी को उसके क्लाइंट के साथ जिस तरीके से एग्रीमेंट में एंटर होना चाहिए था नहीं किया, तो 15B में फाइन है। ऐसे यार को ना 15B से बकलोली मतलब खुद की चला रहा है, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। फिर 15C, फेलियर टू रिड्रेस ग्रीवेंसेस ऑफ द इन्वेस्टर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। मतलब क्या होता है, सेबी है ना ऑर्डर की कॉपी में लिख देता है, मतलब अभी देखो यहाँ पे क्या होता है ना, समझो इन्वेस्टर का ग्रीवेंसेस सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? सेबी के पास जाएगा। सेबी क्या करेगा? ऑर्डर देता है उन बंदों को, इंटरमीडिएट को, कि इसका ग्रीवेंसेस 2 महीने में सॉल्व कर दे, 3 महीने में सॉल्व कर दे। तो उतने टाइम में अगर इंटरमीडिएट ने इन्वेस्टर्स का ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं किया तो 15C में फाइन लगेगा। सर एग्जैक्टली क्या टाइम होता है? अभी ये फिक्स नहीं है लॉ में, वो सेबी बताएगा। छोटी गलती है तो कम टाइम देगा, बड़ी गलती है तो ज्यादा टाइम देगा, जो भी है। लेकिन अगर तुमने उस टाइम में रिड्रेस नहीं किया ग्रीवेंस, तो तुमको किस में फाइन लगेगा? 15C में। अच्छा, इसको याद कैसे रखोगे? 15C, सी से कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेन सॉल्व नहीं कर रहा है इन्वेस्टर का। फिर 15D, फेलियर बाय अ म्यूचुअल फंड एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, अगर ये लोग कुछ फेलियर कर रहे हैं तो 15D में कवर हो जाएगा। मेरी बात को समझो ना, ये ऐसे समझो ना, म्यूचुअल फंड किस में फेलियर कर सकता है? तो कहने से फेल टू रजिस्टर। तुमको पता होगा म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है, उसने रजिस्टर नहीं किया। या तो फेल टू इशू सर्टिफिकेट, म्यूचुअल फंड को कहने से यूनिट्स इशू करना होता है जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड में, तो अगर उन्होंने यूनिट्स इशू नहीं किया तो इसमें कवर हो जाएगा। फेल टू मेक इन्वेस्टमेंट एज पर स्कीम, क्या होता है पता है क्या? फेल टू मेक इन्वेस्टमेंट एज पर स्कीम मतलब म्यूचुअल फंड को है ना वो बताना पड़ता है कि मैं कौन से स्कीम में कर रहा हूँ। जैसे इसमें अलग अलग होता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है। अब वो सब तुमको जानना नहीं है, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। ग्रोथ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होता है, हाई ग्रोथ होता है, फिर वैसे सब होता है, कैपिटल प्रोटेक्शन म्यूचुअल फंड। अब उसने बोला है जिस स्कीम में इन्वेस्ट करने वाला उसको उसी स्कीम में इन्वेस्ट करना है, अगर दूसरे स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया तो 15D में पनिशमेंट होगा। फिर म्यूचुअल फंड्स को है ना लिस्ट करना होता है सिक्योरिटीज, मैंने नोट्स में नहीं डाला है तो सब एक्स्ट्रा नॉलेज है बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड को सिक्योरिटीज लिस्ट करना होता है, ठीक है, मतलब अगर तुमका क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है तो सिक्योरिटीज को लिस्ट करना होता है, और अगर उसने सिक्योरिटीज लिस्ट नहीं किया तो अगेन 15D में उसको फेलियर मतलब पनिशमेंट हो जाएगा। या तो म्यूचुअल फंड या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ने कुछ और डिफॉल्ट भी किया है, वो भी 15D में कवर हो जाएगा। फिर 15E में आता है फेलियर बाय असेट मैनेजमेंट कंपनी। अच्छा, ये भी म्यूचुअल फंड को तुम साथ में याद रखो, 15D और 15E। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड जो भी पैसा लेता है ना इन्वेस्टर से, खुद इन्वेस्ट नहीं करता है, उसके बिहाफ में असेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्ट करता है। तो कहने से अगर असेट मैनेजमेंट कंपनी ने भी डिफॉल्ट किया तो 15E में आ जाएगा। अब ये याद रखना बहुत सिंपल है, मैं बता रहा हूँ कैसे सिंपल है। ए में अकाउंट्स है, बी में तुम्हारा बकलोली मतलब क्या, जिस तरीके से एग्रीमेंट था क्लाइंट के साथ वैसे एंटर नहीं किया, अलग मोड में किया। सी से कंप्लेन रिड्रेस नहीं किया। फिर डी और ई तो म्यूचुअल फंड और असेट मैनेजमेंट कंपनी भाई भाई है, मतलब वो लोग तो यार एक दूसरे का ही मतलब काम कर रहे हैं, तो ये आ गया। इन पांचों केस में कितना पेनल्टी है? 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विचएवर इज लोअर। ये मतलब विचएवर इज लोअर मतलब क्या हुआ कि अगर समझ लीजिए 10 दिन का डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है, 10 दिन का डिफॉल्ट हुआ है तो मेरे बच्चों कहने से 10 लाख रुपया होगा। अगर 200 दिन का डिफॉल्ट हुआ तो 2 करोड़ हो जाता है, और 1 करोड़ लोअर कितना आया? 1 करोड़, तो कितना फाइन लगेगा? 1 करोड़। ऐसे कैलकुलेट करना है, क्लियर है? तो 15D ई तक हो गया। 15A है फेलियर बाय स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर ने अगर कुछ गलती की है तो उसमें क्या क्या पनिशमेंट होगा? पहला फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। एक कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? ये एक तरीके से तुम सिक्योरिटी कम रिसिप्ट बोल सकता है। जब भी ना क्या होता है म्यूचुअल फंड में, जब तुम मतलब म्यूचुअल फंड नहीं कोई भी इन्वेस्टर जब ऑर्डर देता है ब्रोकर को टू बाय सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज बाय करने के बाद ब्रोकर को ना जब मार्केट खत्म हो जाता है 3:30 के बाद, तो उसको क्या करना होता है? सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना होता है, जनरेट करना होता है इनवॉइसेस, और वो सारा देना होता है अपने इन्वेस्टर को। अगर उसने नहीं दिया तो मिनिमम 1 लाख का फाइन है, मैक्सिमम 1
करोड़। अच्छा ये अमेंडमेंट है, मैक्सिमम 1 करोड़, पहले तो अलग ही अमाउंट था, तो मिनिमम 1 लाख का है, मैक्सिमम 1 करोड़ का फाइन है। फिर बोलता है फेलियर टू डिलीवर सिक्योरिटीज और मेक पेमेंट। क्या होता है ना, जब इन्वेस्टर को तुम बोलते हो कि मेरे बिहाफ में शेयर्स खरीदो, तो क्या होता है, पहले वो इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में जाता है और वहां से इन्वेस्टर के नहीं, सॉरी, जब तुम ब्रोकर को बोलते हो मेरे बिहाफ में शेयर्स खरीदो, तो पहले वो ब्रोकर के अपना क्या बोलते हैं पुल अकाउंट में जाता है और वहां से क्लाइंट के डीमेट अकाउंट में उसको ट्रांसफर करना होता है, और इसके लिए उसको 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है। अगर उसने 48 आवर्स में ब्रोकर ने इन्वेस्टर को उसके सिक्योरिटीज ट्रांसफर नहीं किए तो यहाँ पे फाइन हो जाएगा 15F में। कितना फाइन होगा, ₹1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर। मतलब वही सेम लॉजिक, 10 करोड़ का अगर तुम 10 दिन का डिफॉल्ट है तो 10 लाख, 200 दिन का डिफॉल्ट है तो 200 लाख होता है, लेकिन 1 करोड़ लोअर कितना आ गया, 1 करोड़, तो कितना फाइन लग जाएगा, 1 करोड़। क्लियर है ये, क्लियर है ये। फिर अगला बोला एक्सेस ब्रोकरेज। एक्सेस ब्रोकरेज क्या है, ये अब ना यार लिमिट दिया रहता है हर जगह ब्रोकरेज का, अगर तुमने उस लिमिट से ज्यादा चार्ज कर दिया है तो यहाँ पे चार्ज होगा एक्सेस ब्रोकरेज। अब कितना चार्ज होगा, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ विच एवर इज हायर है, ठीक है, मतलब ₹1 लाख और 5 टाइम्स ऑफ ब्रोकरेज अमाउंट विच एवर इज हायर है। मतलब ऐसे समझो ना बेटा, तुमने 100 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज किया तो इसका 5 टाइम्स 500 होता है, और 1 लाख हायर क्या आ रहा है, 1 लाख, तो 1 लाख चार्ज होगा। अगर मान लो तुम्हारा 2 लाख रुपया तुमने एक्सेस चार्ज किया है तो 5 टाइम्स क्या आएगा, 10 लाख, और 1 लाख विच एवर इज हायर, व्हाट इज हायर, 10 लाख, तो कितना चार्ज होगा, 10 लाख चार्ज होगा। तो ऐसे कैलकुलेट होता है। सर वो हम लोग को याद कैसे रहेगा, आपने जो विच एवर इज लोअर बोला है, तुम्हारे नोट्स में जो मैं गूगल अपना डाल रहा हूँ यहाँ पे लिंक में, उसमें ये सब करके डाला हुआ है, 1 लाख पर डे और ये जो भी है। क्लियर है ये, तो आगे बढ़े हम लोग। एक बार यहाँ तक पहले रिवाइज करो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले मैंने बोला 15A अकाउंट्स नहीं मेंटेन किया प्रॉपर्ली, 15B इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉपर्ली एग्रीमेंट नहीं एंटर किया, 15C क्लाइंट का अपना इन्वेस्टर्स का ग्रीवेंस नहीं सॉल्व किया, 15D म्यूचुअल फंड का डिफॉल्ट है, 15E और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, 15E असेट मैनेजमेंट कंपनी का डिफॉल्ट है। कितना फाइन है, 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर। 15F ब्रोकर का डिफॉल्ट है, अगर ब्रोकर के अलग अलग डिफॉल्ट है, कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिया, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 1 करोड़। फिर बोला अगर तुमने ट्रांसफर नहीं किया सिक्योरिटी या पेमेंट ट्रांसफर नहीं किया विद इन टाइम लिमिट, तो उस केस में मिनिमम 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर। अच्छा लास्ट बोला एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर दिया है तो 1 लाख और 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज विच एवर इज हायर। अच्छा इसके बाद कुछ बड़े बड़े ऑफेंसेस के फाइन, अगर तुमने इनसाइडर ट्रेडिंग किया है, ठीक है, मैंने तुमको इसका बातों बातों में स्टार्टिंग में हिंट दिया था इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है, तुम्हारे पास कुछ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और उसके बेसिस पर तुमने कोई ट्रांजैक्शन एंटर किया है जिसका नॉलेज तुम्हें है मार्केट को नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है मेरे बच्चों, इनसाइडर ट्रेडिंग। अच्छा 15H क्या बोलता है, वायलेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और टेक ओवर रेगुलेशन। मैंने बोला था तुमको, जब तुम किसी प्रमोटर वगैरह से खास लोगों से कंपनी के डायरेक्टली शेयर्स बाई कर रहा हो और 25% जितना तक बाई कर रहा है, तो तुमको बाकी शेयर होल्डर्स को कंपनी में मैंडेटरी ओपन ऑफर देना पड़ता है 26% का, और तुमने अगर ये ओपन ऑफर 26% का नहीं दिया बाकी शेयर होल्डर्स को तो ये वायलेशन ऑफ टेक ओवर कोड माना जाता है। और चौथा है अपना थर्ड है 15HA अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब तुमने कुछ भी ऐसा काम किया है जो मार्केट नॉर्म्स से अलग है। जैसे कि मैंने तुमको बताया कि तुमने अपने ही कोई ट्रस्ट को खोल के या कंपनी को खोल के अपने ही कंपनी के शेयर्स का बाइंग सेलिंग कर रहे हो लिस्टेड कंपनी का, ताकि ट्रेडिंग ज्यादा दिखे, तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, तो एक एग्जांपल है, ये तीनों के केस में मैक्सिमम फाइन तो सेम है, मतलब मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर, ठीक है, विच एवर इज हायर, लेकिन लोअर फाइन अलग अलग है। मतलब पहले दो में तो 10 लाख है, तीसरे में 5 लाख है, और मैक्सिमम कितना जा सकता है 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। मतलब प्रॉफिट मेड 1 करोड़ है तो 3 टाइम्स कितना हुआ 3 करोड़ और 25 करोड़ हायर क्या हुआ 25 करोड़। अगर मान लो तुम्हारा प्रॉफिट मेड 30 करोड़ है, 3 टाइम्स क्या हो गया 90 करोड़ और 25 करोड़ हायर क्या हो गया 90। अच्छा अगर समझो 2 करोड़ है तो 6 करोड़ और 25 हायर क्या है 25। आई थिंक समझ गया होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पेनल्टीज का मोटा मोटा पॉइंट कर लिया, थोड़े पेनल्टीज में तुमको अमेंडमेंट के साथ ही पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद था प्रोसीजर फॉर एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है जजमेंट देना। तो ये जजमेंट कैसे दिया जाता है ये सब लॉ में, तो बोला सेबी सबसे पहले क्या करता है, सेबी सबसे पहले ऑफिसर को अपॉइंट करता है जो ये सब काम करेगा। अच्छा ये ऑफिसर डिवीजन चीफ से छोटे लेवल का नहीं होना चाहिए। सर डिवीजन चीफ क्या होता है, क्या करना है, छोड़ो ना, सिर्फ ये समझो कि डिवीजन चीफ करके एक लेवल होता है, उससे कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली रिवीजन लेक्चर में सब बताने जाऊंगा तो डिले हो जाएगा, बाकी तो बताता ही ना मैं। तो सेबी शैल अपॉइंट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो कम से कम डिवीजन चीफ के लेवल का बंदा होना चाहिए। फिर बोला कि अगर तुमने डिवीजन चीफ को अपॉइंट करा है, ये कहने से वो बंदा भी सीधा पनिशमेंट नहीं देगा, उसको राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। मतलब जिसको भी पनिशमेंट देना चाहता है उसको पहले क्या देना पड़ेगा मेरे बच्चों, अपना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ
बीइंग हर्ड। फिर बोला एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास सिविल कोर्ट का पावर होगा। तुम्हें पता है सिविल कोर्ट का पावर क्या होता है? सम्मन करना, ओथ पे लेना, नोट साइन करवाना, एनफोर्स करना अटेंडेंस, अगर कोई नहीं आया तो एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देना, ये सारी चीजें होती है। फिर बोला है अब इस बंदे ने तो कहने से पनिशमेंट पूरा मतलब अपना दे दिया, उसके बाद सेबी को लगता है कि यार ये पनिशमेंट सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो सेबी पनिशमेंट बढ़ा सकता है क्या? अरे सेबी ने तो अपॉइंट किया है इसको, तो ऑब्वियसली सेबी अगर ये पनिशमेंट बढ़ाना है तो बढ़ा सकता है, ऑब्वियसली बढ़ा सकता है। तो सेबी कैन एनहांस क्वांटम, तो एनहांस कर सकता है, ये एनहांस कर सकता है। आगे बढ़ू मैं, तो एक बार ये बिना देखे मेरे साथ रिवाइज करो ना। बिना देखे क्या बोला है सबसे पहले कि क्या बोला है सबसे पहले कि अगर पहले तो सेबी को किसको अपॉइंट करना पड़ेगा मेरे बच्चों? तो सेबी को सबसे पहले कहने से डिविजनल चीफ के नीचे के लेवल का बंदा नहीं होना चाहिए जिसको अपॉइंट कर रहा है वो। अच्छा, वो राइट ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करेगा। इसके बाद बोला कि वो जो भी जजमेंट दे रहा है, जो भी पेनल्टी दे रहा है, एक कहने से वो पेनल्टी को सेबी एनहांस करना चाहता है, कर सकता है, यस कर सकता है। उसके बाद कौन से पावर्स रहेंगे? सिविल कोर्ट के पावर। अच्छा, इसके बाद लिखा है रिकवरी ऑफ पेनल्टी, कंपोजिशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट है ना, मैं सेबी एक्ट में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोनों में सेम है, तो मैं सेबी एक्ट में पढ़ा रहा हूँ सर। सीकरा एक्ट में पढ़ा रहा हूँ, तो सर सीकरा एक्ट कभी आएगा तो इसके बाद सीकरा एक्ट का ही मैं तुम लोग को वीडियो डालूंगा, तो वो भी देख लेना तुम लोग, ठीक है। सर प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन क्या है, सब पढ़ के जाओगे ना एग्जाम में, तो उसमें पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। अगला जा रहा हूँ, अपील, अपील टू सेट। अच्छा, सेट के पास तुम अपील कर सकते हैं क्या? एकदम आराम से, यस, सेट के पास तुम अपील कर सकते हैं। अगर सेबी ने कोई अथॉरिटी दिया है, डिसीजन दिया है, सेबी ने कोई डिसीजन दिया है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दिया है, आईआरडीए ने कोई डिसीजन दिया है, तो उस डिसीजन के अगेंस्ट, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेबी ने कोई डिसीजन दिया है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दिया है, आईआरडीए ने कोई डिसीजन दिया है, तो उस डिसीजन के अगेंस्ट तुम सैट के पास अपील कर सकते हो। अच्छा, सैट के पास तुम कितने दिन में अपील कर सकते हो मेरे बच्चों? सैट के पास तुम 45 डेज में अपील कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सैट के पास तुम कितने दिन में अपील कर सकते हो? 45 डेज में, जब से इन लोगों ने डिसीजन दिया है तब से। ऑब्वियसली अगर तुम खुश नहीं है तो। अच्छा, हो सकता है वो बेचारा बीमार पड़ जाए, हो सकता है ना, तो उसको एक्सटेंशन मिल सकता है क्या इस अपील में? तो बोला यस, सैट उसके डिले को कंडोन कर सकता है। अगर वो बोलता है कि देखो यार मैं 45 डेज में तो नहीं आ पाया हूँ, मैं बीमार था, मेरे को थोड़ा एक्सटेंशन दे, तो दे सकता है, सैट की मर्जी। अब देखो सैट में जाने का रीजन क्या है? ये सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो डोंट यू थिंक गवर्नमेंट क्या चाहता है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो ये फटाफट डिस्पोज हो जाने चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट क्या चाहता है? अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो ये फटाफट डिस्पोज हो जाने चाहिए। तो बोला 6 महीने का टाइम दिया हमने, क्या बोला है? हम तुमको 6 महीने का टाइम दिया है और 6 महीने में सारे डिसीजंस क्या हो जाने चाहिए? डिस्पोज हो जाने चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, 6 महीने में क्या बोला है? सारे डिसीजंस क्या हो जाने चाहिए? डिस्पोज हो जाने चाहिए। तो सैट को भी टाइम बाउंड है कि यार मनी रिलेटेड इश्यू है, ज्यादा लंबा मत चलाओ। अच्छा, सैट के डिसीजन से खुश नहीं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में, सबका मालिक एक है। कितने दिन में फाइल कर सकता है? 60 डेज में। अगर मान लीजिए किसी कारणवश, अगर मान लीजिए फिर से बीमार पड़ गया, कोई और रीजन है और वो 60 डेज में फाइल नहीं कर पा रहा है, जेन्युइन रीजन है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको आगे कंडोन कर सकता है। डिले कितने दिन का? 60 डेज का। एक बार बिना देखे बताओ, अपील का सब कुछ मेरे को बिना देखे बताओ। तो एक बार बताओ मेरे को, पहले तो सेबी का जो डिसीजन आया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो डिसीजन आया, आईआरडीए का जो डिसीजन आया, उससे तुम खुश नहीं है तो तुम सैट के पास जा सकता है। कितने दिन में जा सकता है? 45 डेज में, एक्सटेंशन जो भी सैट को अप्रोप्रिएट लगेगा। सैट ने कितने दिन में डिसीजन दे देना चाहिए? विद इन 6 मंथ। अच्छा, उससे भी तुम खुश नहीं है तो उसका डिसीजन अपील तुम सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कितने दिन में? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। कितने दिन में? 60 डेज में। और अगर एक्सटेंशन चाहिए तो कितने दिन का? 60 डेज का। अब मैं सैट के बारे में कुछ चीजें पढ़ा रहा हूँ रिलेटेड टू सैट। सैट में कौन से ऑफिसर्स रहेंगे, उनके क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे, कितने टाइम के लिए अपॉइंट होंगे, रिजाइन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो शुरू करते हैं सैट में। पहले तो आता है कंपोजिशन। 3 टाइप के रहेंगे, एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दूसरा जुडिशियल मेंबर, तीसरा टेक्निकल मेंबर। रिपीट कर रहा हूं, पहला क्या बोला मैंने? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दूसरा जुडिशियल मेंबर, तीसरा टेक्निकल मेंबर। अब मेरी बात को अच्छे से समझना, अब मेरी बात को अच्छे से समझना। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, समझो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब प्रेसिडेंट जैसा बंदा हो गया। जुडिशियल मेंबर ऐसा बंदा जो लीगल बैकग्राउंड से आता है। टेक्निकल मेंबर ऐसा बंदा जो कोई एडमिनिस्ट्रेशन ग्राउंड से आता है, जैसे आईएएस ऑफिसर टाइप के बंदे होते हैं ना, वो सब टाइप के लोग। तो कहने से ये 3 अलग अलग टाइप के लोग रहेंगे तो तुमको वैरायटी मिलेगा। तो प्रिसाइडिंग तो प्रेसिडेंट ही हो गया, जुडिशियल मेंबर जो लीगल बंदा होता है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो, टेक्निकल मेंबर मतलब एडमिन वगैरह का कोई उसमें कोई नाम किया रहता है, वैसे टाइप के लोग। अच्छा, यूजुअली
हर मीटिंग में मतलब हर जजमेंट में दो टाइप के लोग बैठेंगे, एक तो जुडिशियल मेंबर बैठेगा और एक टेक्निकल मेंबर बैठेगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से ये याद रख सकते हो कि दो जन बैठेंगे, एक जुडिशियल मेंबर एक टेक्निकल मेंबर। अच्छा, इसके बाद बोले कि सर इसका मेन बेंच किधर है? प्रिंसिपल बेंच तो मुंबई में है। देखो फाइनेंशियल हब कौन सा है? फाइनेंशियल हब मुंबई है, तो फाइनेंशियल हब अगर मुंबई है तो ऑब्वियसली उसका प्रिंसिपल बेंच कहां पे रहेगा? मुंबई में रहेगा। क्लियर है? प्रिंसिपल बेंच मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। फिर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए लोग का? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या होना चाहिए, जुडिशियल मेंबर का क्या होना चाहिए, टेक्निकल मेंबर का क्या होना चाहिए। समझते हैं, ध्यान दीजिए, समझते हैं। अब कहने से सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। सर कितने टाइम के लिए? एक दिन के लिए भी रहेगा तो चलेगा, एक दिन भी चलेगा सर, ऑब्वियसली। ये तुम दिमाग लगाओ, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना खाने का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज तक बनते बनते तो दम निकल जाता है लोगों का, पूरा जिंदगी निकल जाता है। तो एक दिन के लिए भी अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है या था, सफिशिएंट है, यू कैन बिकम प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और अगर हाई कोर्ट में बंदा है तो चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है तो उसका जो सबसे मेन जज होगा ही विल बी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। और अच्छा, ये दोनों में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, मतलब एक भी दिन के लिए अगर रहेगा तो चलेगा। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बनना भी बहुत बड़ी बात है, मतलब सबसे मेन जज हाई कोर्ट का। अच्छा, और हाई कोर्ट का जज रहेगा ना तो कम से कम 7 इयर्स का होना चाहिए, समझ रहे हो? अगर हाई कोर्ट का जज रहेगा ना तो कम से कम 7 इयर्स का होना चाहिए। इसमें दिमाग लगाओ ना सब लोग, मतलब ऐसे समझो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट का जज रहेगा तो 7 इयर्स के लिए होना चाहिए। अब तुम बोलेगा सर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तो एक भी दिन चलेगा। अरे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए प्री रिक्विजिट कंडीशन ही है कि हाई कोर्ट का जज 7 साल होना चाहिए, मतलब वो तुम समझ गया, वैसे तुमको याद रखने में आसानी होगी। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये हो गया, इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका बोलता हूँ, नीचे नीचे तो उतरते जाओ। जैसे जैसे छोटा कोर्ट होगा वैसे वैसे बड़ा रिक्वायरमेंट होगा। जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट जज है तो चलेगा, नॉर्मल जज भी चलेगा। उससे एक लेवल नीचे हाई कोर्ट जज आता है तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, और उससे भी नीचे नॉर्मल हाई कोर्ट के जज आते हैं तो उसमें 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जुडिशियल मेंबर हाई कोर्ट का जज हो सकता है लेकिन फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे 7 साल बोला ना हाई कोर्ट का जज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिक्वायरमेंट विल बी लिटिल लेस, क्योंकि ये प्रेसिडेंट तो नहीं है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस। टेक्निकल मेंबर कौन हो सकता है? टेक्निकल मेंबर बेटा मिनिस्ट्री का या तो सेक्रेटरी होगा या तो एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल का बंदा होना चाहिए। कौन सी मिनिस्ट्री का? कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री का। अच्छा, सेक्रेटरी होते कौन है? जब तुम यूपीएससी एग्जाम पास करता है और उसके बाद जब तुम आईएएस को सिलेक्ट करता है पोर्टफोलियो को, और तो प्रमोट होते होते जब टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं ना तो उन लोग सेक्रेटरी, वैसे तो उसमें अलग अलग लेवल होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, बट जो एकदम टॉप लेवल मतलब जो हायर टॉप हायर्स में आते हैं उसमें ये दो लोग आ जाते हैं, सेक्रेटरी एंड एडिशनल सेक्रेटरी। मिनिमम उस लेवल का बंदा होना चाहिए। अच्छा, या तो एबिलिटी स्टैंडिंग इंटीग्रिटी होना चाहिए, एएसआई मतलब एबिलिटी स्टैंडिंग इंटीग्रिटी होना चाहिए। अच्छा, एबिलिटी स्टैंडिंग इंटीग्रिटी कौन से फील्ड में होना चाहिए? कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फाइनेंशियल सेक्टर में या तो सिक्योरिटी मार्केट में, तो इंश्योरेंस में, या तो कमोडिटी डेरिवेटिव में। एग्जांपल देखिए बता रहा हूँ, फाइनेंशियल सेक्टर या सिक्योरिटी मार्केट में मैं राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल दे सकता हूँ। ही इज अ पर्सन जिसको 15 साल से ज्यादा हो गया फाइनेंशियल सेक्टर में, सिक्योरिटीज मार्केट में, तो ऐसे टाइप के बंदे भी आ सकते हैं, ठीक है। या तो कोई इंश्योरेंस या कमोडिटी डेरिवेटिव में कोई जीनियस बंदा है जिसको 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, वो भी आ सकता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन। कहने से 3 टाइप के मेंबर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है मेरे बच्चों? तो सुप्रीम कोर्ट का या तो जज रहेगा, या तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहेगा, या तो हाई कोर्ट का जज रहेगा फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, ठीक है। हाई कोर्ट का जज रहेगा फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, सॉरी गलत बोल दिया मैं। सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, या तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, या तो हाई कोर्ट का जज रहेगा फॉर एटलीस्ट 7 इयर्स। और अगर वो ये है, क्या बोलते हैं, जुडिशियल मेंबर है तो हाई कोर्ट का जज फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। और अगर टेक्निकल मेंबर है तो सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी होना चाहिए फॉर एनी मिनिस्ट्री, या तो एबिलिटी स्टैंडिंग इंटीग्रिटी होना चाहिए फॉर 15 इयर्स का एक्सपीरियंस कम से कम। और ये किस फील्ड में होना चाहिए मेरे बच्चों? तो बोला है 15 इयर्स का एक्सपीरियंस कम से कम इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, कमोडिटी डेरिवेटिव, इस फील्ड में होना चाहिए। अब इनको अपॉइंट कौन करेगा? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, समझो मेरी बात। अब इसमें जैसे अगर मैं तीनों में कंपेयर करूं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बंदा कौन होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? जुडिशियल मेंबर। क्यों? क्योंकि वो लीगल बैकग्राउंड से आता है, तो वो उसके पास ज्यादा नॉलेज होता है कंपेयर टू टेक्निकल मेंबर, और इसलिए ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो यहाँ पे अपॉइंट होने के लिए ऑब्वियस सी बात है यहाँ से ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा ऑन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेट्स से जस्टिस एस.ए. बोबडे, ये चेन्नई से, तो जस्टिस श्री एस.ए. बोबडे, इनके साथ बैठेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके साथ बातचीत करेगा
समझ रहे हो, बातचीत करेगा और उसके बाद अपॉइंट कर लेगा। या तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिजी है, उन्होंने अपने किसी सीनियर जज को ऐसा रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, ये तो कहने से उनके साथ भी सीजी कंसल्ट कर सकता है। तो कंसल्टेशन का मतलब होता है बातचीत करके अपॉइंट करना। उसमें दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं जो अपॉइंट करेगा, एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक जुडिशियल मेंबर। अच्छा, और अब बचा क्या, टेक्निकल मेंबर बचा। ये तो टेक्निकल मेंबर कौन अपॉइंट करेगा, ये भी सीजी अपॉइंट करेगा, बट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। लैंग्वेज देखा, रिकमेंडेशन। यहाँ पे कंसल्टेशन वर्ड नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है मेरे बच्चों, रिकमेंडेशन। अच्छा, डिफरेंस क्या है कंसल्टेशन में और रिकमेंडेशन में, बताइए मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेशन एंड रिकमेंडेशन। तो इसको अच्छे से समझना है। एक कंसल्टेशन मतलब बातचीत करके तुमने अपॉइंट करा है, रिकमेंडेशन मतलब क्या होता है, पूरा एक लिस्ट बनाते हो। मेरी बात को समझो, रिकमेंडेशन मतलब क्या होता है, पूरा एक लिस्ट बनाते हो और लिस्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से किसी बंदे को टेक्निकल मेंबर बनाएगा। अब सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में कौन रहेगा, सबसे पहला इसका जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा। मतलब कहने से ये बंदा रहेगा, ये बंदा रहेगा। इसका मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि पहले मेरे को प्रिसाइडिंग ऑफिसर जुडिशियल मेंबर ही अपॉइंट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद ही मैं टेक्निकल मेंबर बना सकता हूँ। क्योंकि टेक्निकल मेंबर को रिकमेंडेशन कौन देता है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। और सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग बैठे हैं, तो उसमें उसका चेयरपर्सन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही है, तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। और संग कौन रहेगा इनके सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में, जो इकोनॉमिक अफेयर्स का जो बंदा सेक्रेटरी वगैरह रहेगा वो रहेगा, फाइनेंस का डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, लीगल अफेयर्स और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। ये लोग कहने से ये लोग क्या रहेंगे, ये लोग उस कमेटी में बैठेंगे और कहने से ये लोग सब मिलके, चेयरपर्सन और ये सारे लोग मिलके क्या करेंगे मेरे बच्चों, ये लोग सारे मिलके कहने से नाम रिकमेंड करेंगे। तुम बोलेगे सर लेकिन इतने सारे लोग हैं, तो टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट कर रहा है, रिकमेंडेशन दे रहा है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना। अरे नहीं, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन कहते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेला बब्बर शेर है, इन सब पे भारी है, तो उससे कंसल्ट करके अपॉइंट करो तो बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर है? तो एक बार ये बिना देखे याद करो, मुझे बताओ कैसे अपॉइंटमेंट होगा। तो पहले के जो टॉप 2 अपॉइंटमेंट्स है, कौन, चीफ अपना ये तुम्हारा प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जुडिशियल मेंबर। इनको अपॉइंट करने के लिए कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। इनको अपॉइंट करने के लिए कौन अपॉइंट करेगा मेरे बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको जब अपॉइंट कर रहा है, मेरी बात को एकदम गौर से समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको जब अपॉइंट कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते टाइम क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको कंसल्ट करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को। अच्छा, दूसरा इन लोग ने क्या बोला है, दूसरा इन लोग ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट और किसको अपॉइंट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्च कम सिलेक्शन कमेटी टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट करेगा। लेकिन टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट करने के लिए जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है उसमें कौन कौन रहेंगे, तो एक तो बेटा इकोनॉमिक, एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसका चेयरपर्सन हो जाएगा, और जो इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, तुम्हारा फाइनेंस हो गया, या लेजिस्लेटिव लीगल कमेटी मतलब वो वाला मिनिस्ट्री हो गया, उसके सेक्रेटरी बंदे, ये सब लोग बैठेंगे और ये लोग सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे। इनके रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगा मेरे बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट टेक्निकल मेंबर। क्लियर है? डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट। अब यार अगर मान लो अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला था 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्निकल मेंबर को, सिर्फ 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। अब उसके अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है और वो लोग, उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर डिसीजन दे दिया, तो क्या वो वैलिड होगा, तो गवर्नमेंट बोलता है यस, जो डिसीजन दे दिया वो दे दिया, खत्म बात, पीछे नहीं जाना है। तो वंस डिसीजन गिवन इट विल रिमेन वैलिड, वो कैंसिल नहीं होगा। फिर आता है कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट। अच्छा, कौन कौन बंदा सैट में नहीं अपॉइंट हो सकता है एज अ मेंबर, ये जो सेबी में सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, या तो आईआरडीए का सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, या तो पेंशन अथॉरिटी का सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, लास्ट के 2 साल में, सीनियर मोस्ट मतलब कोई भी सीनियर पोजीशन पे लास्ट के 2 साल में, तो वो सैट का मेंबर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है सर? अरे ऐसे दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस है यार। अगर कोई बंदा सैट का मेंबर बनना चाहता है, एक कॉमन सेंस लगाओ, कोई बंदा सैट का मेंबर बनना चाहता है मतलब वो डिसीजन देगा, अगर वो लास्ट के 2 साल में सेबी का, आईआरडीए का या पेंशन अथॉरिटी का, क्या है मेरे बच्चों, लास्ट के 2 साल में कोई सीनियर पोजीशन होल्ड कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है ना। फिर अगर लास्ट के 2 साल में सीनियर पोजीशन अगर वो होल्ड कर रहा है, ये तो वही बंदे यहाँ पे भी आ रहे हैं। अरे भाई साहब, वही बंदे यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो जो कांड उन्होंने वहां पे किया रहेगा वही कांड ये लोग इधर भी करेगा। अब मान लो उसने उधर ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था, कांड नहीं मतलब ऑब्वियसली जज टाइप के लोग हैं, अब उन्होंने उधर ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया होगा, तो कहने से इधर आएंगे तो वापस रिजेक्ट ही करेंगे। इसीलिए बोला सीनियर पोजीशन पे अगर है तो नहीं आ सकता। फिर बोला टेन्योर क्या रहेगा सैट के मेंबर्स का, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, इन लोग का टेन्योर क्या रहेगा, बोला 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, फिर वापस से रीअपॉइंट हो सकता है मैक्सिमम 5 साल के लिए, उसके बाद कभी रीअपॉइंट नहीं होगा। इसको अगर याद रखना है तो ऐसे याद रखो ना मेरे बच्चों, कहने से ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर मैक्सिमम 2 टेन्योर फॉर 5 इयर्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे याद रखो ना, ही कैन बी अपॉइंटेड फॉर मैक्सिमम
टू टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, 5-5 साल के 2 टेन्योर के लिए अपॉइंट हो सकता है। लेकिन कब तक? मैक्सिमम एज ऑफ 70 ईयर्स। अगर समझो वो 50 साल में अपॉइंट हो रहा है तो 60 साल तक तो उसका 10 ईयर्स खत्म हो जाएगा, तब तो वो बन ही नहीं सकता है। लेकिन मान लो 63 में अपॉइंट हुआ है, एक बार तो 5 साल अपॉइंट हो जाएगा 68, और उसके बाद जब अपॉइंट होगा तो जैसे ही 70 अटेन करेगा, अटेन मतलब क्या, 69 कंप्लीट हुआ, 70 लगा, इसको अटेनमेंट बोलते हैं, उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने तुमको जब पढ़ाते हुए क्या बोला था कि यार ये बंदे लोग पहले कहाँ पे थे, ये लोग पहले कहने से कोई हाई कोर्ट का जज था, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज था, ऐसे लोग थे। अब वहां से इधर आए तो बोलता है इनका सैलरी क्या होना चाहिए, इट शैल नॉट वेरी टू इट्स डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। मतलब जो ऑलरेडी वो लोग कमा रहे थे उससे कम तो उनको तुम नहीं दे सकते। क्लियर है? मतलब जितना ऑलरेडी कमा रहे थे उससे तो ज्यादा ही होना चाहिए, एटलीस्ट कम नहीं होना चाहिए। वैकेंसी हुआ तो क्या होगा मेरे बच्चों, देयर कैन बी वैकेंसी आल्सो ना, तो उस वैकेंसी का क्या होगा, दैट वैकेंसी कैन बी टेम्पररी वैकेंसी और दैट वैकेंसी कैन बी परमानेंट वैकेंसी। अच्छा सुनो ना, दैट मैंने क्या बोला, दैट वैकेंसी कैन बी टेम्पररी वैकेंसी और दैट वैकेंसी कैन बी परमानेंट वैकेंसी। अब ये क्या होता है, एक कहने से टेम्पररी वैकेंसी मतलब खांसी, खोखला, दर्द, ताप, मतलब ऐसा, और परमानेंट मतलब मर गया है ऐसा सब, ठीक है, रिजाइन करके चला गया है। तो अगर समझो परमानेंट वैकेंसी हो रहा है, किसका हो रहा है मेरे बच्चों, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर का, तो फिल कौन करेगा, सीजी करेगा, ऑब्वियस सी बात है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का भी कौन फिल करेगा, सीजी। लेकिन ऑब्वियसली तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन क्या है, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। अब यार प्रिसाइडिंग ऑफिसर समझो गॉड फॉरबिड आज उसका डेथ हो गया, तो यार अब नए प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने में 4-5 महीना लग जाएगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे पोस्ट को, क्योंकि कोई बच्चा को तो अपॉइंट नहीं करा, बहुत बड़ा आदमी है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट को तुम खाली नहीं रख सकता है। तो बोला जब तक नया प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं आ जाता है तब तक जो सीनियर मोस्ट बंदा होगा, नॉर्मली कहने से जुडिशियल मेंबर ही होगा क्योंकि उसके पास ज्यादा दिमाग होता है, तो जो सीनियर मोस्ट बंदा होगा, एज वाइज नहीं है, नॉलेज वाइज, तो जो सीनियर मोस्ट बंदा होगा ही विल एक्ट एज अ इंटरिम प्रिसाइडिंग ऑफिसर जब तक नया प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं आ जाता है। अच्छा, ये लोग रिजाइन कर सकते हैं क्या, ऑब्वियसली रिजाइन कर सकते हैं, ऑब्वियसली रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन देखो इतना प्लेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है, ऐसा नहीं है मुंह उठा के कभी भी रिजाइन कर देगा वो। तो यार कहने से उस केस में क्या होगा, तो बोला रिजिग्नेशन विल बी वैलिड फ्रॉम 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस बाय सीजी। मतलब क्या हुआ, मैं हूं, मैंने नोटिस दिया, किसको नोटिस दिया, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिया, समझो मेरी बात, मैं हूं, मैंने नोटिस दिया, किसको नोटिस दिया, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिया। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नोटिस आया, वहां से 3 महीना, या तो सक्सेसर अपॉइंटेड, मतलब मैं रिजाइन कर दिया, मैं लेट से जुडिशियल मेंबर हूं, तो मेरा सक्सेसर अगर आ गया, दूसरा जुडिशियल मेंबर आ गया, तो भी मेरा रेजिग्नेशन वैलिड और उसके पहले टेन्योर ही खत्म हो गया। तीनों में व्हिचएवर इज अर्लियर आता है। मतलब सुनो ना, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने नोटिस दे दिया, 3 महीना खत्म हो गया, तब तो मैं एनीवेज जा सकता हूँ। मैंने नोटिस दिया, 1.5 महीना खत्म हुआ, लेकिन 1.5 महीने में मेरा सक्सेसर अपॉइंट हो गया, तो भी जा सकता हूँ मैं छोड़ के। अच्छा, नोटिस दिया और 1 महीने के बाद ही मेरा 5 साल वाला टेन्योर खत्म हो गया, तभी भी जा सकता हूँ। मतलब तीनों में जो भी पहले हो जाएगा। फिर आता है ग्राउंड्स फॉर रिमूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको निकालना चाहता है तो कौन से ग्राउंड पे निकालना चाहता है, कैसे इंसॉल्वेंट हो गया, भिखारी हो गया, दादा चाचा का पैसे नहीं आमच्याकडे काहीतरी द्या, मतलब कुछ पैसे नहीं हमारे पास, कुछ तो दो। अब कहने से अगर ऐसा कुछ हो रहा है मेरे बच्चों, मतलब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है, तो यार उस केस में ऑब्वियसली जो बंदा खुद के फाइनेंशियल्स को नहीं संभाल सकता वो दूसरे के फाइनेंशियल्स को क्या संभालेगा। तो बोला अगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है तो कहने से उस केस में भी उसको निकाल दिया जाएगा। दूसरा बोला कि अगर फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटेड है, मेंटल इनकैपेसिटेड मतलब क्या, बेटा पागल हो गया, अब अगर वो पागल हो गया तो काम क्या करेगा, तो बोला तो भी निकाल सकता है उसको। फिजिकल इनकैपेसिटेड में मतलब कुछ ऐसा हो गया कि वो फिजिकली काम नहीं कर पा रहा। अभी ये देखो, ये सब्जेक्टिव होता है यार, समझो उसका एक पाँव टूट गया तो यार आ सकता है ना वो, लेकिन दोनों हाथ टूट गया, दोनों पाँव टूट गया, अब उसको जज बैठा है, ऑर्डर ऐसे ऐसे थोड़ी करेगा वो, तो ऑब्वियसली उस केस में भी उसको निकाल देंगे। या तो कन्विक्टेड मॉरल टर्पिट्यूड, कोर्ट ने उसको प्रूवन कर दिया गिल्टी। मॉरल टर्पिट्यूड का मतलब बताया था दुर्गा देवी सिंह में, एनी एक्ट अगेंस्ट ऑनेस्टी और मॉडेस्टी विल बी ट्रीटेड एज मॉरल टर्पिट्यूड। तो अगर कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि तो मॉरल टर्पिट्यूड में कन्विक्टेड है, उस केस में भी निकाल सकते हैं। या तो अब्यूज हिज पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है अब्यूज हिज पोजीशन, मतलब यार वो अपने प्रोफेशन पे बैड नेम ला रहा है। सैट का बंदा है और सैट का बंदा ना मुकेश अंबानी बैठा है और रतन टाटा बैठा और दोनों का जजमेंट हो गया, फिर शाम हो गया तो बोलता चलो ना थोड़ा दारू पियेंगे मजा आएगा। यार तू सैट का इंसान है, हलकट, और तू ऐसी बात कर रहा है, यू आर ब्रिंगिंग बैड नेम, सॉरी यार, यू आर ब्रिंगिंग बैड नेम टू द प्रोफेशन, तुमको भगा दिया जाएगा। या तो डेवलप फाइनेंशियल इंटरेस्ट, मतलब अब मैं तुमको बता रहा है, मेरे को ना लास्ट कुछ टाइम से इन्वेस्टमेंट का भूत सवार है,
में बहुत भूत सवार है, मतलब ये इन्वेस्ट करो वो इन्वेस्ट करो, इतना पैसे नहीं आते हैं, मतलब जितने भी आते हैं इन्वेस्टमेंट का। अब उस बंदे ने क्या किया ना, सेट के बंदे ने अपना घर वर सब बेच के ना एक कंपनी के शेयर्स में डाल दिया। डोंट यू थिंक इसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उस कंपनी से रिलेटेड जजमेंट्स वो ठीक से ना दे सके? तो ये सब्जेक्टिव है। अगर फाइनेंशियल इंटरेस्ट इतना डेवलप हो गया कि वो फाइनेंशियली वो ठीक से काम नहीं कर सकता है, उस केस में भी उसको निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कंपनी से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो ही विल नॉट गिव एडवर्स रिपोर्ट। अच्छा, निकालने के पहले क्या देना पड़ेगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ सेट। सेट की क्या पावर है? नॉर्मली सिविल कोर्ट पावर होता है, सम्मन कर सकता है, मतलब बोलेगा अपना शरीर लेके ऑफिस में फिजिकली अपीयर हो, सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा तो काम नहीं चलेगा। डिस्कवरी और डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जहां पे भी छुपा के लेके रखा है लेके आ हमारे पास, उसको उजागर कर हमारे पास लेके आ। फिर बोलता है रिसीविंग एविडेंसेस, अगर कुछ एविडेंस चाहिए तो भी मांग सकता है। एग्जामिनिंग विटनेस, कहने से वो गवाही देता था ना, विटनेस से एग्जामिन क्रॉस वेरीफाई करेंगे। बताओ तुम शनिवार की रात को 11 बजे कहाँ थे? बोलेगा अमिताभ के साथ, मतलब वो बताना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनिंग विटनेस। फिर बोला रिव्यूइंग इट्स डिसीजन, इसका मतलब क्या होता है? अगर सेट ने कोई डिसीजन ऑलरेडी दे दिया है तो वो अपने डिसीजन को अगेन वापस से मेरे बच्चों रिव्यू कर सकता है। फिर बोलता है रिव्यू मतलब चेंज कर सकता है, समझ रहे हो? अपील क्या होता है? जब हायर अथॉरिटी के पास जाना होता है, और जब वो खुद रिव्यू करना चाहता है कर सकता है। उसने डिसीजन दिया, फिर उसको लगता है गलती हो गया, तो फिर वो रिव्यू कर सकता है। फिर बोले एक्स पार्टी डिक्लेयर कर सकता है। अच्छा, एक्स पार्टी क्या होता है? मेरी बात को समझो, ये दो पार्टी है, एक पार्टी को मैं बार बार बुला रहा हूँ, आजा रे आजा रे आजा रे, दूसरा वाला पार्टी आ गया, पहला वाला आया हमको ने हम इधर ही मस्त एकदम आ, तो यार तू क्या है ये? फिर उसको जो नहीं आ रहा है ना उसको एक्स पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फिर एनी अदर मैटर, ठीक है, ये सारी चीजें ऑर्डर दे सकते हैं। अच्छा, एनी मैटर विच इज अंडर सेट सिविल कोर्ट विल हैव नो जुरिसडिक्शन, हर लॉ में ये दिया ही रहता है, तुमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब मैटर किसी ऐसी चीजों के पास होता है, सिविल कोर्ट में इतने सारे केसेस होते हैं कि यार अगर एक हियरिंग आ जाएगा तो अगला हियरिंग आने में 5 महीना लग जाएगा, डिसीजन डिले हो जाएगा। तो इसीलिए बोलता है सेट के पास जो भी मैटर है उसको तुम सिविल कोर्ट में मत लेके जाओ, क्योंकि ये मनी रिलेटेड है, इकोनॉमिक है, ज्यादा डिले करोगे तो इकोनॉमी डैमेज हो सकता है। क्लियर है ये? फिर ये तो तुम्हारा सेट से रिलेटेड सारा बात खत्म हो गया। अब ना मेरे बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट में सुपरसीड सेबी। अब ये सेबी की बात है, इस सेबी को अपने कंट्रोल में ले सकता है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट? आंसर इज यस, अगर ग्रेव इमरजेंसी है तो। अब बच्चे बोलते सर वॉर डिक्लेयर हो गया। अरे वॉर नहीं डिक्लेयर हो गया, मतलब यहाँ पे कहने से सेबी जो भी काम कर रहा है ना मेरे बच्चों, समझो मेरी बात, सेबी जो भी काम कर रहा है ना, अचानक फाइनेंशियल मार्केट पूरा क्रैश हो गया है और सीजी को लग रहा है सेबी नहीं संभाल सकता है, सेबी उसको अपने कंट्रोल में ले सकता है। अच्छा, सेबी ना डायरेक्शन ही नहीं सुन रहा है सीजी का, तो सीजी बोलेगा बाप से पंगा, हमने पैदा किया था 1992 में, हमसे पंगा वापस ले लूंगा। तो सेबी लॉ ही नहीं फॉलो कर रहा, मतलब ये सेबी एक्ट ही नहीं फॉलो कर रहा है, सेबी उसी एक्ट में बना उसी को नहीं फॉलो कर रहा है, या तो पब्लिक इंटरेस्ट में। मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर कंट्रोल में ले लेगा तो इसका भला होगा इन्वेस्टर्स का, तो भी ले सकता है। बाय द वे ये तो मैंने लिखा हुआ है लॉ में तो बोल दिया, बाकी सेबी इज वर्किंग फैंटास्टिक भैया, सेबी इज रियली अ गुड बॉडी। मतलब तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट इट्स रियली अ गुड बॉडी। फिर आता है सेक्शन 11AA कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होता है? देखो इधर तो तुमको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, बस एक बेसिक्स बता देता हूँ। देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड क्या करता है, लोगों से पैसे लेता है, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है, किसी कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, इस सब में इन्वेस्ट करता है। लेकिन अब ये तो मैं किसकी बात किया तुम्हारे साथ, म्यूचुअल फंड की बात किया। ये म्यूचुअल फंड बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, 2-3 साल लग जाता है। अब मान लीजिए तुमको म्यूचुअल फंड नहीं बनाना है, क्या नहीं से तुमको फटाफट कर लेना और यही काम करना है, लोगों से पैसे लेने हैं और उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना है। तो पहले ये अनरेगुलेटेड था, 1999 में इसको रेगुलेट किया इन्होंने और बोला कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो 100 करोड़ या उससे ज्यादा का है उसको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इट इज मोर और लेस लाइक अ म्यूचुअल फंड, बट ऑब्वियसली विद अ लोअर क्वांटम ऑफ ट्रांजैक्शन। लोअर क्वांटम बोल रहा हूँ मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि 2-5 करोड़, ज्यादा ही रहता है, 200, 300, 500 करोड़ का रहता है, बट म्यूचुअल फंड तो हजारों करोड़ का रहता है, समझ रहे हो वैसा। फिर आता है पावर टू ग्रांट इम्यूनिटी, ये मैं सीकरा में पढ़ाऊंगा तो आपको सीकरा का वीडियो देखना पड़ेगा ये पढ़ने के लिए। और लास्ट है मेरे बच्चों ऑफेंसेस, लास्ट नहीं है, अभी भी 1-2 चीजें डिस्कस करनी है, मतलब ये वाले पार्ट में। फिर बोलता है कि अगर किसी का कोई कॉन्ट्रावेन कर रहा है तो तुम्हारा जनरली कितना फाइन लगेगा, 10 साल या फाइन अप टू 25 करोड़ और बोथ। इसके बाद है ना कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है, वो तो मैंने अमेंडमेंट वीडियो में ऑलरेडी कवर करा हुआ है, कुछ बेसिक अमेंडमेंट्स है, लेकिन मैं फिर भी एक बार पढ़ा दूंगा तुमको, ठीक है। कुछ तो ऐसे जो रीडिंग पार्ट है तुम खुद रीड करेगा तो समझ जाएगा, जैसे ये 3 है तो इसको क्या बोलूं ना मैं, लेकिन कुछ ऐसे है ना जो समझाने जैसा है, जैसे ये पेनल्टी फॉर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
अभी ये सब भी क्या होता है, इंटरमीडिएरीज ही होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुमको इसके बारे में फिलहाल ज्यादा जानने की जरूरत है, बट ये तीनों भी इंटरमीडिएरीज ही होते हैं। हमने सेक्शन 15 में पढ़ा था अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएरीज के लिए, बट ये 3 टाइप के इंटरमीडिएरीज के लिए अलग से पेनल्टी बोल दिया। तो मतलब कुछ नहीं है, ये तुम ये बोल सकते हैं कि ये स्पेसिफिक पेनल्टी है जो सारे इंटरमीडिएरीज को अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 3 इंटरमीडिएट को, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और REIT। अच्छा, ये तो मैं तुमको डिटेल में समझा सकता हूँ, लेकिन द थिंग इज दैट कि अभी इसमें इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये पता है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप कहीं पे भी पढ़ा हुआ है और या आपने सेल्फ स्टडी किया है और आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो आप मेरे से JKSC के हेल्पलाइन पे पूछ सकते हो। सर नंबर क्या है उसका, वो सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वो प्रॉपर कम्युनिकेट करोगे तो आपको हेल्पलाइन मिल जाएगा, आप उस पर डाल के मेरे से पूछ सकते हो। बाकी एक बात बता रहा हूँ, मतलब वो नंबर तुमको सब मिल जाएगा, तो तुम डाल देना, तो मैं तुमको डिटेल में समझा दूंगा, बट ऑब्वियसली रिवीजन में आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन डिटेल ऑल दैट थिंग्स। फिर बोला कि इसमें कितना फाइन लगेगा बेटा, तो इसमें लगेगा तुम्हारा 1 लाख पर डे, ठीक है, 1 लाख पर डे है ये, 1 लाख पर डे, ठीक है, 1 लाख पर डे है। और ये तो मिनिमम हो गया, कितना तक जा सकता है, 1 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर तक जा सकता है। क्या बोला मैंने, 1 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर तक जा सकता है। ये तीनों के लिए स्पेसिफिक पेनल्टी है। फिर इसके बाद बोला सेक्शन 15 EB, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट, ये भी वही होते हैं भाई साहब, ये भी इंटरमीडिएरीज ही होते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर क्या करता है, कहने से ये इन्वेस्टमेंट देता है, किसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है, किसमें इन्वेस्ट करना बुरा है, वो काम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का है। रिसर्च एनालिस्ट भी वही करता है, बट वो ना रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, ठीक है। फिर से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सेम डायलॉग जो ऊपर बोला था। तो रिसर्च एनालिस्ट रिसर्च पेपर बनाता है और उसको मार्केट में पब्लिश करता है। ये तो कहने से ये दोनों इंटरमीडिएरीज ही कहलाते हैं, और इन्होंने अगर गलती किया तो कितना फाइन है, मिनिमम 1 लाख विच कैन गो अप टू 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लोअर। अच्छा, 15F का जो मैंने डिफॉल्ट बोला था ऊपर ही मैंने अमेंड करके तुमको पढ़ा दिया है, तो मैं वापस नहीं बोल रहा हूँ। सेक्शन 15HAA क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, अगर कोई तुमने किसी के डेटाबेस में जाके, मतलब सेबी के डेटाबेस में जाके कुछ ऑल्टरेशन किया है, मतलब यहाँ देखो ना, एक बंदा हैकर निकला और एकदम बवाल हैकर, बोलता है सुबह उठा, बोला आज तो मैं सेबी का डेटा बैंक ही हैक कर डालेगा, और जाके ना उसे सेबी का डेटा बैंक हैक कर दिया, उसमें डॉक्यूमेंट्स ऑल्टर कर दिया, 2 कंपनी का नाम ही उड़ा दिया, या कोई डॉक्यूमेंट पूरा उड़ा ही दिया, 2 कंपनी का नाम चेंज कर दिया, रिलायंस का नाम कुछ और डाल दिया, नाम ही चेंज कर दिया, या तो 2-3 कंपनी का डेटा ही उड़ा दिया, या तो और कुछ डैमेज कर दिया सेबी के डेटाबेस को, बहुत बड़ा पनिशमेंट है। तो बोला कितना मिनिमम, मैं तो बोल रहा हूँ सेबी ने ये डाला ना, मतलब सेबी को लगता है कि हमारा डेटाबेस कोई हैक कर सकता है, रुक अभी डरा के रखता हूँ। तो मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम कितना जाएगा, 10 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। तो बेटा ये चीजें मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया है, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर था, तो मैंने अब जब आप पूरा वीडियो देखा होगा तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि मैंने लगभग सारा इंपॉर्टेंट चीज कवर कर दिया है। तो जिन्होंने अगर सेल्फ स्टडी किया होगा इंडिया में किसी भी कोने में किसी भी बच्चे ने, तो दे मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि इसमें मैंने ऑलमोस्ट 90-95% कवरेज कवर कर दिया है, इतना लिमिटेड टाइम है। एंड आई हैव ट्राइड कि थोड़ा तुमको याद भी हो जाए, अगर 1-2 बार ये वीडियो देखोगे तो तुमको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा ये। सो आई थिंक दिस इज हेल्पफुल टू यू, एंड बाकी चैप्टर्स के लिए आप बने रहिए, अगले वीडियोस में मिलेंगे। फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल JK शाह क्लासेस का, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।